मैनेजमेंट कहां से शुरू किया था? एसडीएमसी पूरा हो गया ना। उसके बाद में हमने नवाचार, और नवाचार में हम कहां पर आए थे? एसआई क्यूई। बताओ तो एसआई क्यूई का पूरा नाम? फॉर क्वालिटी एजुकेशन। इसके बाद में ये जो एसआई क्यूई था कब चला था? कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक के लिए? कौन सी सरकार का? अकेला कार्यक्रम है, एक समन्वित है? कितने कार्यक्रम सम्मिलित है इसमें? बताइए किसके आधार पर था ये? सीसीपी। किसके आधार पर? और इसमें किस प्रकार की शिक्षण विधियां? एबीएल प्रकार की, गतिविधि आधारित अधिगम करवाने वाली। और किस प्रकार का मूल्यांकन? फिर हमने कहा सीसीपी क्या होता है? वह शिक्षा शास्त्र जिसमें बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का उल्लेख किया जाता है। फिर उसके बाद में हमने देखा एबीएल क्या होता है? ऐसी शिक्षण विधियां जो गतिविधियों पर आधारित है और बालकों को एक्टिविटी के साथ सिखाती है, इसलिए बालक रुचिकर आनंददायी सीखना मानते हैं, उसको प्रभावी मानते हैं, और ये स्थायी भी होता है वैसा। इस प्रकार से सीखा हुआ ज्ञान यही पढ़ा। फिर इन एबीएल को लागू करने के लिए इसने प्रत्येक स्कूल में कक्षा 1 और 2 के कक्षा कक्ष को क्या बनाया था? एबीएल कक्ष बनाया था, और हमने हेडिंग लगाई थी एबीएल कक्ष। ध्यान रह जाएगा। वेरी गुड, आगे चलो। तो कौन सा कक्ष? एबीएल कक्ष, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग रूम। लिखो, एक लाइन लिखो इसमें। इसमें लिखो मुख्य श्यामपट्ट के अतिरिक्त तीनों दीवारों पर, मुख्य श्यामपट्ट के अतिरिक्त तीनों दीवारों पर धरातल से 3 फीट की ऊंचाई तक, ब्लैक बोर्ड पेंट करवाया गया। ब्लैक बोर्ड पेंट करवाया समझ गए? ये समझाया था ना मैंने, ब्लैक बोर्ड पेंट करवाया गया। फिर इसमें दीवारें किसके लिए आरक्षित थी? दाईं ओर हिंदी, बाईं ओर अंग्रेजी, और वो गणित की। लिखो मुख्य श्यामपट्ट के, नेक्स्ट लाइन में लिखो मुख्य श्यामपट्ट के दाईं वाली दीवार, हिंदी के लिए, कोमा लगा के लिखो बाईं दीवार अंग्रेजी के लिए, एवं सामने वाली दीवार गणित के लिए आरक्षित की गई।
गणित के लिए आरक्षित की गई। ठीक है, अब मैं इसमें और बाकी कुछ भी नहीं लिखवा रहा हूं ना, गणित के लिए आरक्षित की गई। ठीक है ना, मतलब इस पर हिंदी, इस पर अंग्रेजी और उस पर क्या रह जाएगा, मैथमेटिक्स रह जाएगी। फिर देखिए ये जो रूम था, उस रूम की सिचुएशन मैंने आपको बताई ना, किस तरह से बच्चे बैठते थे गोलाई में। अच्छा, उन बच्चों के इस टेबल पर बहुत सारे फ्लैश कार्ड रखे जाते थे, बहुत सारे फ्लैश कार्ड आते हैं एबीएल किट के माध्यम से, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग किट आता है सर स्कूलों में, अथाह मात्रा में आते हैं, कट्टे भर भर के आते हैं, बोरे भर भर के आते हैं फ्लैश कार्ड के। फ्लैश कार्ड होते हैं, उन पर चित्र बने होते हैं, एक तरफ गिनती वगैरह लिखी होती है, तो बालक चित्र भी बनाएगा और साथ में सीखता भी रहेगा। ये जो एक्टिविटी करवाने के लिए और भी बहुत सारा बड़ा किट आता है, हर बार स्कूलों को मिलता है, इतना तो बड़ा कार्टून आता है, उस कार्टून में बहुत सामान होता है। यदि उस एबीएल किट को ठीक ढंग से समझ ले टीचर्स को, उसको कैसे काम में लेना है, बच्चे को कैसे काम में लेना सिखाना है, इसके लिए टीचर्स को ट्रेनिंग भी दी जाती है उसकी। एबीएल किट की आपको ब्लॉक लेवल पर बुलाकर कुछ लोग ट्रेनिंग देंगे और वो ट्रेनिंग में आपको समझाएंगे कि एबीएल में एक एक चीज की गतिविधि कैसे करवानी है। नहीं तो शिक्षक को भी इतनी सारी चीजें समझ में नहीं आती है, बहुत सारी चीजें होती है, किसको कैसे काम में लेना है। अब हुआ क्या कि देखो, एक सामान्य सी बात होती है कि यदि इस प्रकार के फ्लैश कार्ड या एबीएल किट वगैरह आप स्कूल में पहुंचाओगे तो स्कूल में शिक्षकों के दिमाग में यही रहेगा कि यार ये बच्चों को मैं दूंगा तो ये बच्चे खराब कर देंगे, इसको तोड़ फोड़ देंगे, समस्या हो जाएगी, कल को सरकार मॉनिटरिंग करेगी तो कहेगी कहाँ गया। इसलिए वो लोग बच्चों को ज़्यादा उस पर यूज करने ही नहीं देते हैं, उसको अलमारी में ही रखते हैं, कोई बहुत मुश्किल से कभी कभार थोड़ा 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 देते हैं। पिछले दिनों इसमें काफ़ी सुधार हुआ। पिछले दिनों अपने शिक्षा सचिव थे नवीन जैन साहब, उन्होंने एक आदेश निकाला, उन्होंने कहा कि एक वर्ष में एक बार दिया जाता है एक क्लास के लिए एबीएल किट, जैसे 1 से 2 के लिए एक पूरा आ गया, फिर 3 से 5 के लिए पूरा आ गया। उन्होंने कहा कि यदि जिस किसी के एबीएल किट कोई कट फट जाए वो वर्ष में 2 भी ले सकता है, वर्ष में 3 भी ले सकता है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मॉनिटरिंग होगी इसकी समय समय पर, और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो एबीएल किट स्कूल में जैसे सुरक्षित मिल जाए, एक तो जैसे कटा फटा मिल जाए, काम लिया हुआ मिल जाए, टूटा फूटा मिल जाए, तो उसको तो देना है पुरस्कार। क्या देना है? पुरस्कार। और जिस स्कूल में एबीएल किट फ्रेश मिल जाए उस स्कूल वाले को देना है नोटिस। तब जाके धीरे धीरे उसको बाहर निकालने लगे। और वर्तमान में वो पूरे एबीएल किट होते हैं ना, वो पूरी सामग्री वो बालकों के बीच में ही बिखरी हुई रहती है। बालक आराम से इसको जिस प्रकार की होते हैं ना उस प्रकार की गतिविधि उसमें करते रहते हैं। दिन भर गतिविधियां चलती है उसमें। दिन भर गतिविधियां जैसे किस प्रकार की गतिविधि चली, मान लीजिए बालक सुबह आया और सुबह आते ही बालक को ये कहते हैं कि चल बैठना नहीं है, चौक के डिब्बे पड़े रहेंगे, उठा चौक, बोर्ड पर लिख। क्या लिखेगा वो बोर्ड पर? ऊपर पूरा लिखा हुआ पड़ा है मामला, इधर लिखा हुआ पड़ा है, इधर लिखा हुआ पड़ा है, अधूरे कथा चित्र है, डॉट चित्र बनाए गए, उनको पूरा करता रहेगा वो बालक, लिखता रहेगा, मिटाता रहेगा। सब बालक लगे रहेंगे चौक लेके बोर्ड पर लिखते रहेंगे। आप सोचे हम जब पढ़ के आए थे तो क्या हमारे साथ इतनी सुविधाएं थी क्या हम चौक लेके बोर्ड पर कुछ लिख सकते हैं? चौक भी बहुत मुश्किल से थी, कोई टूटे हुए टुकड़े मिल जाते थे कहीं से। यदि जिसको साप्ती चौक मिल जाती थी, साप्ती मतलब पूरी बड़ी, वो मुझे मेरे ख्याल से उसको धरोहर के रूप में सजा कर रखता था कि यार मेरे पास चौक है। और उसका मॉनिटर को पता लग जाता तो वैसे गड़बड़ हो जाता कि स्कूल से चौक ले गया। अब जमाना अलग आ गया है ना, अब पहले जमाना अलग था। अब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाई जाती है, पहले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग नहीं थी अपने जमाने में। अब बालक थोड़ी देर तो खेलेगा, फिर उसको लगेगा कि यार बोर्ड तो बहुत लंबा चौड़ा है, कब तक पूरा बोर्ड कब भरूंगा मैं, इसलिए वो वहां से चौक लेके रवाना होगा। कहां तक आ जाएगा? यहां तक पहुंच जाएगा। बताओ, उसके अनुसार वो अपने मन में पूरी गतिविधि कर चुका है। मतलब बोर्ड पर जो कुछ भी ऊपर लिखा था ना वो सारा वो नीचे लिख चुका है उसके लिए। अब वो बालक आराम से घर जाएगा तो घर उसको मदर कहेगी बेटा होमवर्क कर ले, वो होमवर्क करेगा। बीच में मदर कहेगी मैं देख के आती हूँ, देखे सब्जी बन गई कि नहीं बन गई, चेक करने जाती है। उतने में उस बच्चे को याद आता है कि यार एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि। वो बच्चा पेन लेता है, घर में चौक तो होती नहीं है, इस दीवार से लगता है, अब यहां पर श्यामपट भी नहीं है, इस दीवार तक घूम जाता है। गतिविधि कर रहा है कि नहीं कर रहा है? फिर दूसरी स्टेज में बच्चे, स्कूल में बच्चों को यह कहा जाता है क्रिएटिविटी सीखो, कुछ बनाओ, चित्र बनाओ, कागज के फाड़कर बनाओ, चाहे उसमें कलर करके बनाओ। कैसे ही बच्चे अलग अलग बनाते, जैसे नाव बनाया, जैसे बच्चों ने प्लेन बनाया, प्लेन बनाते थे। और जैसे ही बच्चे ने प्लेन बनाया शिक्षक को वो देगा, शिक्षक सबके सामने कहेगा बहुत अच्छा
चित्र बनाया है, तुम बच्चों सब बनाओ इसे देख देख के, उसको लगा देगा डिस्प्ले बोर्ड पे, यहाँ बच्चे देख के उसको प्लेन सब बनाएंगे। एक अपना जमाना याद करो, जब हम अपने जमाने में कागज की प्लेन बनाया करते थे और बाई चांस वो लॉन्च हो जाए तो मॉनिटर सीधा टीचर को कहेगा और टीचर क्या हालत बना देगा अपनी, पीट पीट के ना। वो अलग जमाना था, अपना अलग जमाना है। अब वो बच्चा घर जाएगा, होमवर्क कर रहा होगा, उधर सब्जी तैयार हो रही होगी, उसके याद आएगा कि यार वो क्रिएटिविटी तो की नहीं। वो पेज निकालेगा और क्या बनाएगा, प्लेन बनाएगा। उसकी मदर आएगी, आके 2 थप्पड़ लगाएगी, बोले शर्म नहीं आती, ये सीखता है स्कूल में। वो कहेगा हाँ, जबान लड़ाता है। मतलब जबान कहाँ लड़ा रहा है बच्चा? बच्चा ये तो कह नहीं सकता कि मैं SIQ कार्यक्रम जो राज्य सरकार का है, जो UNO की देन है, उसके तहत मैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सीख रहा हूं, वर्तमान में क्वालिटी एजुकेशन सीख रहा हूं, और ना उस मदर को पता है, इसलिए विरोधाभास हो गया। अब घर पे बच्चा 2 बार पिट के आया क्योंकि उसने एक्टिविटी की और क्रिएटिविटी की। स्कूल में आके सुबह सुबह बैठेगा, टीचर के खड़प पट चल एक्टिविटी कर। अब वो 2 बार फिर पिटेगा क्योंकि वो एक्टिविटी कर नहीं रहा है, फिर वो एक्टिविटी करेगा, फिर वो भूल जाएगा। बच्चे को समझ नहीं आ रहा है एक्टिविटी करनी है कि नहीं करनी है। अभी बच्चा बड़ा कंफ्यूज है अपना कि भाई एक्टिविटी करें या नहीं करें। तो ध्यान रखिए, ये एक्टिविटी लर्निंग जो चला है ना, ये अभी चला है, पहले नहीं चला था। समझ जाएंगे? कोई इश्यू? अगला लिखो CC। CC क्या होता है? CC सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्या आपके कहीं भी सिलेबस में जुड़ता है क्या CC? इसके अलावा स्कूल मैनेजमेंट के अलावा कहाँ है ये? शिक्षण विधियों में है? तो शायद मेरे ख्याल से मैं CC ये लिख दूं कि इसको आप शिक्षण विधियों में पढ़ लिया है आपने। नहीं, 2 जगह पढ़ने से क्या फायदा हो जाएगा? नहीं, इस और सर टीचिंग मेथड के मामले में तो आप अच्छे और बुरे की बात कर ही नहीं सकते। टीचिंग मेथड तो वो बंदा, टीचिंग मेथड तो वही मुझे सिखाता है ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। फिर वहां मत पढ़ना, है ना? एक जगह पढ़नी है, 2 जगह नहीं। चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ना, चल पूरा पूरा पूरा, हाँ भाई पूरा बता देता हूँ, थोड़ा सा नहीं पूरा बता देता हूँ। चलिए पहले देखिए मुझे, पहले आप लोग केवल देखेंगे, है ना? मैं जो समझाऊंगा उसकी चर्चा देखेंगे, उसके बाद में लास्ट में लिखेंगे हम लोग। बताओ सतत का तात्पर्य क्या होता है? लगातार का मतलब है कि कंटिन्यू परीक्षाएं लेना, परीक्षा पे परीक्षा लेना, रुकना ही नहीं, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे अमावस हो, चाहे पूर्णिमा हो, लगातार परीक्षा लेना। यह सतत हमने इसलिए अपनाया, इसका मतलब होता है निरंतर ली जाने वाली परीक्षाएं, निरंतर किया जाने वाला आकलन। यह हमने इसलिए अपना रखा है क्योंकि मान लो कोई बच्चा 10वीं या 12वीं क्लास में पढ़ रहा है, बोर्ड की परीक्षा दे रहा होता है और वो बीमार हो गया होता है, वो बच्चा 1 या 2 परीक्षा नहीं दे पाता है। वो बच्चा पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था, उसके मेरिट के चांसेस थे, अनुशासन में भी बहुत अच्छा था, वो बच्चा परीक्षा नहीं दे पाएगा तो वो बच्चा फेल हो जाएगा। क्या मुझे आप लोग ये बताइए, क्या वो बच्चा फेल होने लायक है? क्या उसमें इतनी योग्यता है क्या वो 10वीं पास नहीं कर सके? नहीं है ना, फेल होने लायक तो नहीं है। इसका मतलब कहा गया कि परीक्षा किसी एक समय पर नहीं ली जानी चाहिए, परीक्षाएं निरंतर होनी चाहिए। परीक्षाएं कैसी होनी चाहिए? निरंतर। जब हम लोग निरंतर परीक्षाएं करेंगे तो निश्चित सी बात है कि यदि बच्चा लास्ट में एग्जाम के टाइम में या बीच में कभी भी 5 दिन 10 दिन ननियाल भी चला गया तो फेल तो नहीं होगा ना, उसके पास इतनी क्वालिटी तो होगी ना, वो बालक फेल तो नहीं होगा। इसलिए हम लोग उसकी निरंतर परीक्षाएं ले रहे हैं। फिर दूसरी बात, व्यापक का तात्पर्य क्या होता है? मतलब बड़ा, मतलब पेपर होना चाहिए 15 पेज का, व्यापक। या फिर उसमें थोड़ी सी चीजें होनी चाहिए टफ, उन्हें IAS वाला पेपर दिया जाना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ में सहशैक्षिक गतिविधियां, करिकुलम एक्टिविटीज जो होती है ना, केवल पढ़ाना ही नहीं, केवल ज्ञान ही नहीं, को करिकुलम एक्टिविटीज का भी आकलन होना चाहिए बच्चे का।
करिकुलम एक्टिविटीज का आकलन तो सिर्फ होता है जितना मूल्यांकन में मापन काम करता है। मतलब कोई एक छोटा सा पार्ट है जो ज्ञान का आकलन करता है, बाकी सारे पार्ट को करिकुलम एक्टिविटीज के होते हैं। बच्चा उन दूसरे बच्चों के साथ में किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, बच्चा फ्लैश कार्ड से एक्टिविटी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बच्चा वहां पर डॉट चित्र बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बच्चा दूसरे बच्चों के साथ संवाद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, शिक्षक के साथ संवाद कर रहा है, टेबल के नीचे से कितनी बार निकला है, ऊपर से कितनी बार निकला है, सोया कितनी बार है, उठा कितनी बार है, दौड़ा कितनी बार, खेलता कैसे है बच्चा। एक से लेकर छोटी छोटी चीजों का आकलन किया जाता है, न केवल ज्ञान का। उन सभी आकलन को संपूर्ण रूप से हम लोग बोलते हैं व्यापक आकलन। क्या बोल रहे होते हैं? व्यापक आकलन। तो हम लोग सतत का मतलब तो क्या होता है? निरंतर ली जाने वाली परीक्षाओं से या आकलन से होता है। और व्यापक का मतलब हम लोग करिकुलम के साथ साथ में को करिकुलम एक्टिविटीज भी क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं हम लोग। ध्यान रह जाएगा। ये हो गया सतत एवं व्यापक आकलन। कब चलाया? वेरी गुड। हमने इसको चलाया है सीसी को राजस्थान में 2010-11 में। 2010-11 में जयपुर और अलवर की कुल 60 स्कूलों से हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया है इसे। पायलट प्रोजेक्ट समझते हैं ना आप लोग? किसी भी योजना को एक साथ लॉन्च नहीं कर दिया जाता है, छोटी सी जगह क्षेत्र पर लगाकर देखा जाता है कि क्या परीक्षण किया जाता है उसका, क्या सही रहा या नहीं रहा। पायलट प्रोजेक्ट हमने किया। वो पायलट प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था वास्तव में 5 और 5 कितने होते हैं? 10। 5 मई 2010 को, यानी 2010-11 के सेशन में हमने 60 स्कूलों में क्या चलाया? ये सीसी चलाया पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। फिर ये जब सफल होता गया तो हमने 2015-16 में इसे संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया। बात समझ रहे हैं? सीसी केंद्र सरकार ने भी लागू कर रखा है, मतलब सीबीएसई बोर्ड ने भी लागू कर रखा है। सीसी किसने लागू कर रखा है? केंद्र सरकार ने। मैं कतई आपको आपके यहां केंद्र सरकार की चर्चा नहीं कर रहा हूं, केवल किसकी कर रहा हूं? राज्य सरकार की। उनका सीसी अलग है, अपना सीसी अलग है। केंद्र सरकार ने जो सीसी लागू कर रखा है वो 9-10 के लिए भी है। केंद्र सरकार ने जो सीसी लागू कर रहा है वो कुछ किसके लिए? 9-10। हमने जो सीसी लागू कर रखा है वो केवल पहली से लेकर 5वीं तक है। अच्छा, मुझे आप लोग एक बात बताएंगे, SIQE कार्यक्रम कब आया? 2015-16 में। सीसी कब आया? 2010-11। अब आप खुद भी तो सोच के देखिए, 2015-16 में SIQE आ रहा है और SIQE का एक भाग है छोटा सा, वो कब आ रहा है? 2010-11 में आ रहा है। मतलब पहले ही आ गया था, कार्यक्रम से पहले ही। क्या कारण है ऐसा? ऐसा होता है कि नहीं होता है कि देखो, जब अपना पड़ोसी कोई रूस जाता है ना हमसे, रूसना जानते हैं ना आप लोग? पड़ोसी मतलब परिवार वाले सदस्य, बाकी तो नहीं रूठते हैं वो, लेकिन वो जो कार्यक्रम होता है ना कोई घर में, तब जरूर रूठते हैं वो। तब कहते हैं कि नहीं, अब नहीं आऊंगा मैं। इतने दिन आ रहा था वो, वहीं धूल खा रहा था, लेकिन अब वो कहेगा मैं नहीं आऊंगा। तो फिर अब अपने को पता लग जाता है कि यार ताऊ तो नहीं आएगा भाई। चाल चलन से पता लग जाता है कि मामला क्या है, मामला गड़बड़ है। पिछले 2 दिन से कोई भी उनका बच्चा, कोई भी घर का सदस्य यदि घर में नहीं आया, मतलब सीधा सीधा है, समझ गए हम लोग कि गड़बड़ है, क्योंकि ताऊ के लक्षण जानते हैं हम। तो हम लोग पहले जब कार्यक्रम, जैसे मान लीजिए बान बैठना है, पाठ बैठना है, तो पहला न्योता वही होता है। तो फिर हम सबसे पहले वो होता है ना, वो अपने बच्चे को भेजता है, खुद नहीं जाता है। अपने पिताजी ने अपने को भेजा होगा, बोले जा बुला के ले आ, शीघ्र न्योता दे के आ। आप गए और जाके कहा ताऊ बान बैठ रहा है, पाठ बैठ रहा है, पधारिए, वेलकम। आप आगे वापस। यदि आपके कहने से वो आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने पिताजी खुद जाते हैं। तो देखिए, पहले बाप नहीं आया है, पहले कौन आया है? बेटा। इसका मतलब पहले किसको भेजा गया धरातल पर? सीसी को भेजा गया। बोले मामला सफल हो जाएगा ना, तो फिर SIQE खुद आ जाएगा। ये मामला सफल होता दिखा ना, तो फिर हमने पूरा कार्यक्रम लॉन्च कर दिया और उस कार्यक्रम का नाम क्या रखा? SIQE। बात समझ रहे हैं? यदि मैं इसको कहूं, एक जो सवाल पूछा गया है इसमें, मैं कहूं, एक लाइन पूछी गई थी कि SIQE सीसी का प्रतिफल है, और दूसरी लाइन थी
CCSIQE का प्रतिफल है। क्या सही होगा? प्रतिफल मतलब परिणाम होता है। बताओ ये SIQE इस CCE का परिणाम है कि नहीं है? ये पहले आ गया था कि नहीं आ गया था? अब देखिए, ये SIQE CCE का प्रतिफल हो गया। एक बात तो ये है क्या वास्तव में, मूल अर्थ में क्या है? जब ये CCE कार्यक्रम चला था ना, तब ज्यादा किसी लोगों को पता नहीं था भाई। अब तो हमारे आम हो गया है, क्योंकि 2010 में चल गया था, RT एक्ट में आया था पहली बार। जब ये चलने वाला था, जिसकी बातें चल रही थी कि CCE क्या है, तब इसके बारे में कितना गजब का सवाल पूछा गया कि CCE एक है। अब किसी को पता ही नहीं CCE क्या है, कुछ सुना ही नहीं होगा किसी ने। भाई शिक्षा विभाग वालों ने तो फिर भी थोड़ा बहुत सुना होगा, बाकी ने तो नहीं सुना होगा। तो जीके में सवाल पूछा कि CCE एक है, क्योंकि नया कार्यक्रम आया था, नई बातें आई थी RT में। फिर ऑप्शन ए में दिया राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास की प्रजाति, फिर दिया राजस्थान में पाए जाने वाले चावल की एक प्रजाति, फिर दिया एक स्कूल आधारित मूल्यांकन पद्धति। अब हमें अब तो पता है कि ये स्कूल आधारित मूल्यांकन पद्धति है, लेकिन यदि नाम ही नहीं सुना हो, हमने पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, तो पटवारी वालों को जाकर पूछो CCE क्या है, वो तो कहेंगे CCE क्या है। उनके भरोसे तो वो CCE कुछ भी हो सकता है। ये क्या है? स्कूल आधारित मूल्यांकन पद्धति है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये पद्धति ऐसी एक नहीं है जिसमें बच्चे को पता ही नहीं होता है कि तेरा मूल्यांकन हो रहा है क्या, और उसका मूल्यांकन हो जाता है ना। क्या इससे बच्चे को डर लगता है क्या? इसका मतलब ये भयमुक्त परीक्षण है कि नहीं है? बिल्कुल फियरलेस है कि नहीं है? ये भयमुक्त परीक्षण है। फिर एक बात और बताओ, ये दोहरी मूल्यांकन पद्धति है। कैसी पद्धति है? दोहरी मूल्यांकन पद्धति है। दोहरी का मतलब एक बार मूल्यांकन करो, फिर दोबारा उसी पेपर को और ले। टीचर का भी मूल्यांकन। दोहरी मूल्यांकन का मतलब यह है कि इसका मूल जो मोटो है ना, मूल उद्देश्य वो है कि पहले बच्चों में आकलन करके, मूल्यांकन से ही तो पता करोगे ना बच्चों में कमी क्या है। आप जब मूल्यांकन कर रहे हो तो पता लगेगा ना कि बच्चों में कमी क्या है। किसी भी कमी का पता लगाना, कारण का पता लगाना कहलाता है निदान। क्या कहलाता है? सुना है क्या आपने? हम लोगों ने यह सुना होगा कभी, निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण का मतलब, मैं अपनी भाषा में बता रहा हूं, इसका मतलब होता है कारण का पता लगाना। जब आपको कारण का पता लग गया कि बालक में यह कमी रह रही है, फिर उस कमी को आपको दुरुस्त करना है। अब जब दुरुस्त करोगे तो उसको कहेंगे उपचार। इसका मतलब कौन सा परीक्षण हो गया? उपचारात्मक परीक्षण। कैसा परीक्षण हो गया? उपचारात्मक। मुझे एक बात बताओ, ये दोहरी हुई कि नहीं हुई? ये निदानात्मक भी है और साथ में क्या है? उपचारात्मक। मतलब ये बालकों में कमी का पता लगाकर, समस्या का पता लगाकर उसे सुधार करता है। उसे क्या करता है? सुधार करता है। यहां तक की बात क्लियर? कोई डाउट है यहां तक? इसमें बच्चे की प्रोग्रेस की जो तुलना की जाती है ना, वो प्रोग्रेस की तुलना की जाती है उसकी पिछली प्रगति से। किससे की जाती है? पिछली प्रगति से। और पिछली प्रगति हम लोग किस में देखेंगे? उसके पोर्टफोलियो में देखेंगे। कहां देखेंगे? उसकी जो फाइल बनी होगी ना, उस फाइल में हम लोग देखेंगे कि इसने पिछली प्रगति कैसी की है। दूसरे की प्रगति से तुलना नहीं करेंगे। आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि CCE के साथ आपको जीवन जीना है। ये ऐसा ही क्योंकि कार्यक्रम लंबा चलने वाला है। आप लोग स्कूल में जाओगे तो कक्षा 1 से 5 तक इस CCE के तहत ही पढ़ाओगे, इसके तहत ही आकलन करोगे। पूरा कार्यक्रम इसी के तहत आना है आपको, पूरा कंप्लीटली कार्यक्रम। मैं कह रहा हूं कि आपको बच्चे की जाके वहां तुलना ये नहीं करनी है। बच्चे को ये नहीं कहना है कि ये भी तेरे जितना ही खाना खाता है, ये भी तेरे जितना ही सोता है, ये भी तेरे जितना ही पानी पीता है, ये भी तेरे जितना ही पढ़ता है। ये कोई ज्यादा पढ़ रहा है क्या? स्कूल में मैं इसको बराबर पढ़ा रहा हूं, इसको कोई मैं अलग पढ़ा रहा हूं क्या? ये सब कुछ याद कर रहा है, तेरे दिमाग में गोबर भरा हुआ है क्या? कहते हैं ना बच्चों को, नहीं कहना है। CCE कह रही है कि उस बच्चे की तुलना किससे नहीं करनी है? दूसरे बच्चे की प्रोग्रेस से नहीं करनी है, उसकी खुद की पिछली प्रोग्रेस से कर लेनी है। और पिछली प्रोग्रेस का मतलब बच्चे ने कल क्या सीख रखा था, परसों क्या सीखा था और कल क्या सीखा, मतलब सुधार हुआ कि नहीं हुआ, आज उसने क्या सीखा है, क्या उसमें सुधार है या नहीं। और आप बताओ, इसकी एक पोर्टफोलियो तैयार होगी। पोर्टफोलियो तैयार होगी तो उस पोर्टफोलियो में हमेशा रोजाना जो बच्चा कुछ सीखेगा ना, वो कहां लगाया जाएगा? पोर्टफोलियो में। हमेशा की बात बता रहा हूं मैं। एक क्लास में 30 बच्चे हैं आपके पास में, 30 बच्चों की 30 पोर्टफोलियो है।
रोजाना प्रत्येक ही पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ इंगित करना है कि बच्चा ये सीखा है। बात समझ पा रहे हैं ना? रोजाना यदि बच्चा सीख रहा है तो वो 1 साल में कितना सीख जाएगा? मतलब इतना, यदि पोर्टफोलियो को ढंग से देखा जाए तो बच्चा इतना सीख रहा है कि पहली क्लास का बच्चा 5वीं पास कर रहा है, इतना ज्ञान हो रहा है उसे। अब इसी सी के तहत फेल नहीं किया जाता है। हमने कहा फेल करना गलत है, कहा ना? अच्छा मुझे आप लोग बताइए, फेल नहीं किया जाने के पीछे कारण क्या होता है? कि बच्चे की योग्यता नहीं है, बच्चे ने सीखा नहीं है। यही होता है कि बच्चे ने सीखा नहीं है। उसकी पोर्टफोलियो उठाकर देखो आप, उसमें बच्चा इतना सीख चुका है कि बच्चा 8वीं पास कर ले। आप कह रहे हो फेल नहीं करना है, आप कह रहे हो फेल करें। यदि आपने उस पोर्टफोलियो में कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब आप क्या कर रहे थे साल भर? आपका काम क्या था? आपका काम बच्चे को सिखाना था। बच्चे को जब आपने सिखाया है तो फिर बच्चा सीख गया है, तो फिर बच्चा फेल कैसे हो सकता है? दोनों विरोधाभास हो गए कि नहीं हो गए? इसलिए इसमें फेल किया नहीं जाता है, बच्चा फेल होता ही नहीं है। क्योंकि रोजाना कुछ ना कुछ बच्चा सीखेगा और उसका रिकॉर्ड रहेगा, तो इसका मतलब है कि बच्चा 1 साल में इतना सीख जाएगा कि अपनी कक्षा को वो आराम से पास कर लेगा। तो ध्यान रहेगा, पोर्टफोलियो के आधार पर हम लोग पिछली प्रगति से क्या कर सकते हैं? उसकी तुलना कर सकते हैं। आज अपने समाज में जो ज्यादा गड़बड़ हो रही है ना, आपने देखे ना, कोटा में बहुत सारे लोग पंखे से लटक रहे हैं, वो यही वजह है। हम लोग उसकी तुलना उसकी पिछली प्रगति से नहीं करके किससे करते हैं? दूसरे वाले से करते हैं। एक 90% का बच्चा जिसने 12वीं में 90% बनाया है, वो बच्चा नीट करने जाएगा। नीट करने जाएगा। अब वो नीट करने तब तक उसकी नीट सफल नहीं होगी जब तक कि उसकी मदर पूरे मोहल्ले में ये खबर नहीं बांटते कि मेरा बच्चा नीट करने जा रहा है। सबको बांट के आएगी कि मेरा बच्चा कोटा जा रहा है, नीट करने जा रहा है, क्योंकि इसके 90% बने हैं। इधर अपने गोलू के बने होते हैं 70%। अपने गोलू की मम्मी को पता लगता है, गोलू की मम्मी कहते हैं हम क्या उस चुड़ैल से कम है? हम कम है क्या? हमारा बच्चा भी कहां जाएगा? नीट करने जाएगा। चाहे हमारे पास पैसे नहीं है, भले ही हम उधार लेके आए, चाहे अपनी जमीन बेचें, हम लोग चाहे ब्याज पर लेके आए, कैसे ही करें, हमारा बेटा कहां जाएगा? नीट। दोनों चले गए। अब देखिए वहां पर क्या होगा, प्रत्येक महीने में टेस्ट होगा। टेस्ट होगा तो इसके आए 80%। कितने आए? 80%। इसको कह के भेजा है बहुत मेहनत करनी है, पैसा ब्याज पर लेकर आए, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मकान गिरवी रख रखा है, कह के भेजा ना। बच्चा मेहनत करेगा, इसने मेहनत की, इसके आए कितने %? 65%। वो गोलू की मम्मी और गोलू के पापा सीधा ये नहीं पूछते हैं कि तेरे कितना है, बोले गेप कितना रहा, क्या उससे आगे निकला गया तू? गेप राख नहीं रहा लंबा। उसको कहते हैं कि बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा, वहां मजे करने नहीं गया है, मजे करने नहीं गया, पढ़ने गया, हमारा खर्चा लग रहा है। अगले टेस्ट में ये 81% ले आएगा, अगले परसेंट में ये 70% तक आ जाएगा, 70% तक आ जाएगा। फिर वो रिजल्ट पूछेंगे, फिर 2-4 बात सुनाएंगे। अगले टेस्ट में ये 82% पे आ जाएगा, ये 75% पे आ जाएगा। मुझे बताइए कैपेसिटी से ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है? ये बालक कर रहा है ना। लेकिन अब इसकी कैपेसिटी नहीं है बेचारे की, क्या ये इसकी कैपेसिटी को कभी पहुंच पाएगा क्या? बच्चा विशिष्ट होता है, हर बालक विशिष्ट होता है। ये लास्ट में आते आते ये इस गोलू को इतना परेशान कर लेंगे घर वाले, वो कहेंगे कि तू यहाँ ना हमें बर्बाद कर रहा है, तेरा यदि सिलेक्शन नहीं हुआ तो तू आना मत, हमें मुंह मत दिखाना, तूने हमें बर्बाद कर दिया, समाज में नाक कटवा दिया, हमारा जीने लायक नहीं छोड़ा है। वो गोलू कितनी भी मेहनत कर लेगा ना तो इसके बराबर नहीं पहुंच पाएगा, मतलब नीट नहीं कर पाएगा। कितनी भी मेहनत करेगा तो फिर वो बच्चा डिप्रेशन में आएगा। छोटा सा दिमाग होता है, इतना सा कि यार मैंने, मेरी वजह से घर वाले बर्बाद हो गए, मतलब मैं तो इसका मतलब कुपुत्र जन्मा हूं। तो फिर उसको क्या नजर आता है? पंखा। और वो फिर पंखे से लटक जाता है, फिर और कोई इलाज नहीं बचता उसके पास में। वास्तव में ये किस लिए हो रहा है? ये उसकी तुलना किससे नहीं कर रहे हैं हम लोग? पिछली। हमें ये देखना चाहिए कि उसने पहले क्या किया था। गोलू आजकल ठीक ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो गोलू पिछली से अच्छा कर रहा हो ना, तो कभी भी इस प्रकार की कंपटीशन अपने को नहीं करनी है, और स्कूल में जाके बच्चों की भी नहीं करनी है। ठीक है, उसकी पिछली प्रगति से ही तुलना करनी होगी। लिखो 2-4 लाइन, सीसी में लिखो, लिखा है सीसी, हेडिंग लगा रखी है, इसमें लिखो सतत का तात्पर्य, सतत का तात्पर्य, सतत का तात्पर्य
निरंतर ली जाने वाले, निरंतर किए जाने वाले, सतत का तात्पर्य निरंतर किए जाने वाले आकलन से है, निरंतर किए जाने वाले आकलन से है, जबकि व्यापक का तात्पर्य जबकि व्यापक का तात्पर्य बालक के सभी पक्षों, बालक के सभी पक्षों, कोष्टक में लिखो शैक्षिक एवं सह शैक्षिक, बालक के सभी पक्षों का आकलन करने से है, का आकलन करने से है। कोष्टक तो बंद कर देना है वापस, का आकलन करने से है। फिर लाइन बदल के लिखो लिखो राजस्थान में इसकी शुरुआत, राजस्थान में इसकी शुरुआत 2010-11, राजस्थान में इसकी शुरुआत 2010-11 से, कोष्टक में लिखो 5-5-10, 2010-11 से जयपुर एवं अलवर जिले के, जयपुर एवं अलवर जिले के, जयपुर एवं अलवर जिले के 60 स्कूलों से, 60 59+1 60 स्कूलों से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया। सारी चीजें लिखी हुई है यहाँ बोर्ड पर, जो मैं बोल रहा हूँ 60 स्कूलों से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया। हो गया। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो 2015-16 से, 2015-16 से इसे संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया, इसे संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया। फिर नेक्स्ट लिखो ये एक स्कूल आधारित मूल्यांकन प्रणाली है, ये एक स्कूल आधारित मूल्यांकन प्रणाली है। ये एक स्कूल आधारित मूल्यांकन प्रणाली है। फिर नेक्स्ट लिखो ये भयमुक्त एवं दोहरी मूल्यांकन प्रणाली है, ये भयमुक्त एवं दोहरी मूल्यांकन प्रणाली है। भयमुक्त एवं दोहरी मूल्यांकन प्रणाली है। नेक्स्ट लिखो इसके द्वारा बालकों की कमियों का आकलन कर, इसके द्वारा बालकों की कमियों का आकलन कर उसे उसमें सुधार किया जाता है, उसमें सुधार किया जाता है।
नेक्स्ट लाइन में लिखो, अर्थात ये निदानात्मक एवं उपचारात्मक प्रकार का परीक्षण है। निदानात्मक एवं उपचारात्मक प्रकार का परीक्षण है। फिर लिखो, इसमें बालक की तुलना ये निदानात्मक एवं उपचारात्मक, क्या लिखा था आपने, दोनों प्रकार का परीक्षण है। ये तो लिख लिया ना, अर्थात ये निदानात्मक एवं उपचारात्मक दोनों प्रकार का परीक्षण है। चलो आगे, इसमें बालक की तुलना उसकी पिछली प्रगति से की जाती है, उसकी पिछली प्रगति से की जाती है, प्रोग्रेस से, उसकी पिछली प्रगति से की जाती है, न कि दूसरे बालक से। नहीं तो अब हम चल रहे हैं ना, चलते हुए छींक आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो शुरू करें छींक आ जाए ना तो फिर थोड़ी देर बातें करनी पड़ती है रुक के। चलो आगे चलो, लिखो SIQE, इसी में अगली लाइन लिखनी है ना, SIQE को CCE का प्रतिफल माना जाता है। SIQE को CCE का प्रतिफल माना जाता है। CCE का प्रतिफल माना जाता है। हो गया यहां तक? अच्छा, अब और देखना है एक दो चीजें। अच्छा, आपको पता हो तो राजस्थान में है ना, हम लोग CCE 3 टर्म में चला रहे हैं। कितने टर्म में? 3 टर्म में। कौन सा टर्म? फर्स्ट, सेकंड और कौन सा है? थर्ड। देख लें एक बार, देख लें, समझ ले छोरो, समझ लो, नहीं फिर बाद में पता ही नहीं लगेगा क्या टर्म कब निकल गया। पहले टर्म में हम लोग 45% सिलेबस पूरा करवाते हैं, दूसरे में 40 और तीसरे में शेष बचा हुआ 15% सिलेबस। अब ये टर्म क्या होता है तो आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा ना। केंद्र में जो CCE चलता है ना, उसमें केंद्र ने केवल 2 टर्म में विभाजित कर रखा है, मतलब एक वर्ष को 2 भागों में बांट रखा है, और प्रत्येक टर्म में केंद्र 2 करवाती है फॉर्मेटिव असेसमेंट और 1 करवाती है सबमेटिव असेसमेंट। 2 तो क्या करवा देती है? फॉर्मेटिव, और 1 क्या करवा देती है? सबमेटिव असेसमेंट। ठीक है, तो कुल मिला के केंद्र में ये हो जाते हैं 4 फॉर्मेटिव असेसमेंट और 2 क्या हो जाते हैं? सबमेटिव असेसमेंट। राजस्थान में इस प्रकार का कोई नियम नहीं है। जब राजस्थान में ये CCE 2015-16 में पूर्ण राजस्थान में लागू की गई, तब इसको शिविरा में लिखा गया कि हम राजस्थान को 4 टर्म में बांट कर पढ़ेंगे। कितने टर्म में? 4। बाद में 2019-20 के शिविरा में बदलाव कर दिया गया, और बदलाव करके ये कहा गया कि हम लोग अब राजस्थान में CCE कितने टर्म में चलाएंगे? 3 टर्म में चलाएंगे। प्रत्येक टर्म के अंत में एक ऐसे होगा, मतलब सबमेटिव असेसमेंट होगा। FA कितने होंगे ये राजस्थान में कोई फिक्स नहीं है, लेकिन S से कितने होंगे ये फिक्स है कि कितने होंगे? 3 होंगे। SA1, SA2, SA3। अच्छा, आप में एक हाथ खड़ा करें, किस किस को घर वालों ने भेजा है कि जाके पढ़ के आ जा कोचिंग? उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा पढ़ने के लिए, घर वालों ने कहा नहीं जाना पड़ेगा तुम्हें पढ़ने के लिए, पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं मैं कैसे ही नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो मुझे वहां नींद ही नींद आएगी। घर वालों ने कहा चाहे नींद आए भले तू एक बार चला जाए यहां से। ऐसे कितने लोग हैं?
केवल 2 ही लोग? अरे है 5-7 लोग हैं ना। वेरी गुड। लेकिन जिन जिन ने हाथ खड़ा किया उनको तो नींद नहीं आ रही है, हैं? घर से निकाला हुआ है? नहीं तो आपको क्या लगता है आपको घर वाले कब तक रखेंगे? अब की बार नौकरी मत लगो देंगे, क्या हालत कर देंगे घर वाले। निकालेंगे, पीट पीट के निकालेंगे, बोले इतना बड़ा हो गया और कहीं नहीं जा रहा, कम से कम नरेगा में ही जा, है ना। फिर वो पावड़ा यहाँ ले हुए, सुबह सुबह 7 बजे जाओ। हैं? नहीं नहीं, नरेगा वाला काम ठीक है ना, चौधरी तो करनी होती है। और अब तो भजनलाल सरकार ने टाइम ही कम कर दिया, बस 10:30 बजे छुट्टी कर दी। अब सुबह जाओ और 10:30 बजे तक अपना काम करो और वापस आ जाओ। हाँ वो आया था ना पीछे, वो पीछे आया था, बोले 1 बजे तक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो फोटो अपलोड करनी है। फिर सर्दी वाली फोटो पड़ी थी मोबाइल में, वो फोटो अपलोड कर दी। सर्दी में महिलाएं गई हुई थी नरेगा, फोटो अपलोड की, तो सर्दी में तो वो कोट एंड सब पहन के रखेगी, वो सब पहन के उन्होंने फोटो खिंचवाई, वो सर्दी में अपलोड कर दी। कल परसों फिर वापस जून में इस 50 डिग्री टेम्परेचर में फिर एक नरेगा वाले मेट ने क्या किया, अपलोड कर दी वो फोटो वापस, बोले सब आई आज। सरकार ने कहा क्या बात है, आपके गर्मी नहीं पड़ रही है क्या? हो जाता है ना ऐसा, ध्यान नहीं दिया उन्होंने इसलिए। खैर अब वापस इधर अपने सीसी पर आना है ना। मैं कह रहा था कि केंद्र में सीसी कितने टर्म में पढ़ाया जाता है? 2 टर्म में। राजस्थान ने कितने टर्म में कर रखा है? राजस्थान ने ये फिक्स कर रखा है कि प्रत्येक टर्म के अंत में एक क्या होगा, एक असेसमेंट। वो कौन सा होगा? सबमेटिव असेसमेंट। ध्यान रहेगा। अब आप कहोगे सबमेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, तो ये तो आप विस्तृत तो वहां पढ़ ही लोगे सब कुछ, ये पढ़ लिया। योगात्मक तो पढ़ लिया ना, रचनात्मक कोई नहीं। फिर भी मैं तो अपने हल्के से अपना काम करके निकल जाऊंगा। मुझे तो इतना बताओ कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? रचनात्मक, यही बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है। अच्छा फिर दूसरा बताओ, देखे एक कौन सा होता है? योगात्मक आकलन। अच्छा योगात्मक आकलन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सबमेटिव असेसमेंट, है ना। सबमेटिव असेसमेंट। अच्छा क्या होता है रचनात्मक आकलन? ऐसे नहीं समझो तो ऐसे बता दो मुझे। तो 70 के बीच में जो होता है। अच्छा मान लीजिए अर्धवार्षिक परीक्षा है, वो सबमेटिव असेसमेंट में आएगी कि फॉर्मेटिव में आएगी? सबमेटिव। पहला टेस्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट, और वार्षिक परीक्षा सबमेटिव असेसमेंट, है ना। देखिए इस रचनात्मक आकलन को बोलते हैं, रचनात्मक आकलन को क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, ये होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। मतलब क्या हो जाएगा? सीखने के लिए आकलन। और ये क्या बन जाएगा? असेसमेंट। देखिए माइनरी अंतर है इनमें ना, ऑफ लर्निंग, मतलब सीखने का आकलन। देखिए यहां पर हमारे 2 ही काम आ रहे हैं, इसलिए मैं 2 ही की चर्चा कर रहा हूं और फालतू की चर्चा करनी नहीं है। कई प्रकार का होता है, असेसमेंट एज लर्निंग भी होता है ना। तो ये कई प्रकार का, ये जब आप लोग स्कूल में आ जाएंगे ना, स्कूल में आने के बाद आपको एक ट्रेनिंग दी जाएगी SBA की, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। हाँ स्कूल बेस्ड असेसमेंट मतलब विद्यालय आधारित
आकलन कैसे किया जाता है। उस समय आपको वहां पर कोई मेरे जैसा एमटी मिलेगा या कोई कोई और एमटी मिलेगा, कोई भी जो आपको एसबीए की ट्रेनिंग दे रहा होगा, वो वहां पर आपको विस्तृत समझाएगा कि किस कैसे विद्यालय आधारित आकलन किया जाता है। अपने यहाँ पर इतना ध्यान रखना, सीखने के लिए आकलन जो होगा ना वो असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा, और सीखने का जो आकलन होगा ना वो क्या होगा। इन दोनों में अंतर जैसे ये हो गया, वो फिक्स, इसका उदाहरण बहुत गजब का होता है। जैसे आप लोग यहाँ पर रूम वूम लेके रह रहे हैं, मान लीजिए हम 2-4 लोग आपके यहाँ पर आ गए, हमने कहा नज़दीक से निकल रहे हैं, 5वीं रोड़ी तो है, तो हम चाय पीते हुए चलते हैं। अब हम लोग आए तो हम 2-4 लोग बैठे, तो आपने कहा मैं चाय बना के लाता हूँ या चाय बना के लाती हूँ। आप लोग किचन में चाय बनाने चले गए, आपने चाय, हमने कहा था कि दूर से आए हैं, थोड़ा सा ढंग की चाय होनी चाहिए, दूर से आए हैं तो थके हुए हैं, तो पैरासीटामोल की जरूरत नहीं पड़े, ऐसी चाय होनी चाहिए। तो आपने चाय बनाना शुरू किया, फिर चाय में वो सारा आइटम डाल के फिर उसको घोट रहे हैं आप लोग, है ना, उसको घोटने में लगे। फिर घोटने के बाद आपने सोचा कि यार टेस्ट तो करूं, देखे कैसी बनी है। आपने चम्मच से एक बूंद निकाला, टेस्ट किया, आपने कहा यार थोड़ी सी चीनी कम है, फिर आपने उसमें चीनी डाल दिया, फिर आपने उसको और घोटना शुरू किया, फिर आपने टेस्ट किया, आपको लगा कि यार थोड़ी अदरक कम है, आपने थोड़ी सी उतने अदरक डाल दी, फिर आपने उसको घोटा, फिर आपने उसको छान के हम तक लेकर आए, और हमने एक कप लिया और लेके हमने एक घूंट लेते हुए कहा क्या चाय बनाई है। अब देखिए मजा अब आएगा ना चाय पीने के बाद। देखिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि जो पहले आपने 2 बार आकलन किया था ना कि चाय कैसी बनी है, वो आकलन था फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन। क्योंकि उसको आप इसलिए आकलन कर रहे थे कि बालकों को कैसे सिखाया जा सकता है, इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। और दूसरा वाला जो हमने जो आकलन करके कहा ना कि चाय अच्छी बनी है, वो है आपका समेटिव असेसमेंट, मतलब क्या सीखा है, उस सीखने का आकलन। बात समझ पा रहे हैं? सीधा सीधा ध्यान रखना, ऐसी कोई भी परीक्षा या कोई भी टेस्ट जिसके अंक उसके बालक के अंतिम परिणाम में जोड़े जाए, वह समेटिव असेसमेंट होता है। कोई भी परीक्षा या टेस्ट जिसके अंक अंतिम परिणाम में जोड़े जाए, कौन सा होता है? समेटिव असेसमेंट। और ऐसी कोई भी परीक्षा जिसको हम इसलिए कर रहे हैं कि हम पता लगाएं कि बालकों में क्या कमी है और उसको सुधार करें, वो कौन सा होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। अब मुझे बताओ, अर्धवार्षिक परीक्षा किस में आएगी? समेटिव में आएगी। पहला टेस्ट किस में आएगा? फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव। पहले टेस्ट में आपने पहला टेस्ट दिया, 10 में से 1 नंबर आया। अब क्या बालक उसमें बदलाव कर पाएगा? उसमें अदरक की कमी है तो पूरी कर पाएगा, चीनी की कमी है तो पूरी कर पाएगा, उसके अंक अंतिम परिणाम में जोड़े जाएंगे कि नहीं जोड़े जाएंगे? किस में आ जाएगा? समेटिव में। वह टेस्ट जो कक्षा टेस्ट होता है, हमने क्लास में बच्चों को टेस्ट ले लिया और हमने क्या कमी रही है उसको वहीं पर सुना दिया और उस कमी को सुधार दिया हमने। वो सुधार करने के लिए जो हम लोग आकलन कर रहे हैं ना, वो कौन सा होगा? फॉर्मेटिव। हमने भारतीय शिक्षा पद्धति में सर्वाधिक बल दे रखा है समेटिव असेसमेंट पर। किस पर दे रखा है? यदि आपको क्वालिटी एजुकेशन देना है तो समेटिव असेसमेंट पर बल नहीं देकर किस पर देना पड़ेगा? फॉर्मेटिव। मुझे बताइए, जब फॉर्मेटिव असेसमेंट हम बालक का कर लें समय समय पर, तो उसे समेटिव असेसमेंट करने की जरूरत थोड़ी है हमें। हम लोगों ने क्या, बालक ने क्या सुधार करना है, क्या सीखना है, उसका आकलन कर लिया, वो चीज सिखा दी, फिर आकलन कर लिया, फिर सिखा दिया, फिर आकलन कर लिया, फिर सिखा दिया। अब आपको समेटिव आकलन करने की जरूरत थोड़ी है, कोई आवश्यकता नहीं है। नई शिक्षा नीति कह रही है कि समेटिव आकलन को समाप्त किया जाना चाहिए। किसको लागू कर दिया जाना चाहिए? फॉर्मेटिव असेसमेंट। आपने नई शिक्षा नीति में सुना होगा कि ये ओपन बुक एग्जाम बताया ना। अच्छा, नई शिक्षा नीति में आपने सुना होगा बोर्ड की परीक्षाएं वगैरह समाप्त की जा रही है, बच्चे के सामने परीक्षा होनी ही नहीं चाहिए। वो कौन सा समाप्त कर रहे हैं वो लोग? वो समेटिव समाप्त कर रहे हैं। उसकी जगह वो लोग क्या लागू कर रहे हैं? फॉर्मेटिव। कि बच्चे को परिणाम मत बताओ ना, ये मत बताओ ना कि तेरा अंक ये इतने नंबर आए। बच्चे का टेस्ट ले, आपको पता लग गया ये बच्चा इस पार्ट में कमजोर है, उस पार्ट पर आप विशेष फोकस कर दीजिए, बच्चा अपने आप सीख जाएगा। जब बच्चा सीख जाएगा तो सीखे हुई चीज को बाहर लाना जरूरी थोड़ी है। देखो, अधिगम और निष्पादन में अंतर होता है।
मैं आपको अधिगम बताऊंगा जब बताऊंगा अधिगम और निष्पादन। लर्निंग और परफॉर्मेंस में अंतर होता है। किसी बच्चे को आपने कहा कि आप तो कविता याद कर ले, उस बच्चे ने कविता याद कर ली, अधिगम हो गया उसको। उस बच्चे ने कविता याद करके फिर आपने कहा कि इधर आ सामने आके सुना, वो बच्चा क्या करना, हाँ मुझे शर्म आती है, नहीं सुनाऊंगा मैं। क्या आप ये कह सकते हैं कि उस बच्चे को अधिगम नहीं हुआ? ये कह सकते हैं कि वो बच्चा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है उसकी, इसका मतलब ये नहीं कि उसको अधिगम नहीं हुआ। यदि जिस बच्चे का सबमेटिव असेसमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब आप ये कहेंगे कि इस बच्चे ने सीखा नहीं है? कतई नहीं कह सकते। सीखा किससे? उसने फॉर्मेटिव असेसमेंट के कारण सीखा, आपने उसको सिखाया है। यूरोपीय शिक्षण पद्धति में फॉर्मेटिव असेसमेंट चलता है केवल, कोई परीक्षा कुछ नहीं होती है, केवल बच्चे का आकलन कर दो और उसे सुधार दो, उसे सिखाते जाओ, उसकी परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग कौन सी परीक्षा समाप्त कर रहे हैं? सबमेटिव असेसमेंट समाप्त किए जा रहे हैं। खैर अभी तो अपने लिखो, जब समाप्त करेंगे तब देख लेंगे। क्या लिखा है आपने? प्रतिफल है। इसके बाद आगे लिखो लाइन बदल के और ऐसे लिखो, राजस्थान में इसे 3 टर्म में संचालित किया जाता है। राजस्थान में इसे 3 टर्म में संचालित किया जाता है। राजस्थान में इसे 3 टर्म में संचालित किया जाता है। ये इस तरह से बांट लो, 3 टर्म। ये 45%, 40% और 15% सिलेबस है भाई। पहले टर्म में ये इतना सिलेबस हो जाएगा, दूसरे में इतना हो जाएगा और तीसरे में इतना हो जाएगा। और वर्ष के अंत में हम लोग क्या ले लेंगे, सॉरी टर्म के अंत में एक एक ऐसे हो जाएगा। सर प्रथम द्वितीय तृतीय परक के नंबर तो ऐड होते हैं ना, तो वो फॉर्मेटिव कैसे हैं? तो आ रही है आवाज? नंबर ऐड होते हैं तो फिर फॉर्मेटिव नहीं है, सबमेटिव है। मैंने कब बताया फॉर्मेटिव है? हाँ। अच्छा देखिए ध्यान से सुनिए, अपने आईपीएल चल रहा है, रात को आईपीएल का पहला मैच किसने खेला? खेले थे? देखिए आपको आईपीएल का मैच जरूर खेला। आईपीएल का जो पहला मैच लिया था ना, वो लिया था अपने प्रयागराज से। प्रयागराज समझते हैं ना, जो पहले इलाहाबाद था, वहां से इमरान सर है, जीएस की अच्छी फैकल्टी है। जीएस समझते हैं? अपने काम का नहीं, यूपीएससी आईएएस बनते हैं ना, उनके लिए जीएस की एक फेमस और मैं कहूं कि बहुत ही अच्छी, जो बच्चों को स्टूडेंट को जो मार्गदर्शन करे, ऐसी फैकल्टी है। और उन्होंने आईपीएल का पहला मैच उनके निर्देशन में, वो एम्पायर थे और आप मैच खेलने वाले थे। वो अब थोड़ी देर में देखो अपनी, ऐसा नहीं कि हम लोग मास्टर की तैयारी कर रहे हैं तो उनको हम अपना अनुशासन प्रदर्शित कर दे कि हम यूपीएससी जैसा अनुशासन नहीं है हमारे पास। अपने को ऐसा दिखाना है कि अपना अनुशासन यूपीएससी से कहीं अच्छा है। हम भी आगे चल के कहां चलेंगे? यूपीएससी की ओर बढ़ेंगे। टीचर
टीचर कलेक्टर बनाने वाला होता है। आप लोगों से पढ़े हुए बच्चे बहुत कलेक्टर बनेंगे, यूपीएससी में जाएंगे, तो उनको अपना अनुशासन प्रदर्शित करना है। वो आपके सामने केवल 5 मिनट के लिए रूबरू होने वाले हैं, जो आपको इस आईपीएल के बारे में बताएंगे। जो आईपीएल का आपको आनंद नहीं आया क्योंकि आपको पता चला नहीं आईपीएल के बारे में। मैंने कहा आप आईपीएल के बारे में जाके यूट्यूब पर देखिएगा। तो अपने बीच में इमरान सर जो प्रयागराज से आए ना, वो अपने बीच में आ रहे हैं। जोरदार तालियों से इन सर का स्वागत होना चाहिए। स्टैंड ऑपरेशन दिया जाना चाहिए। एक बार खड़े होकर जोरदार तालियों से स्वागत। क्योंकि आप प्रयागराज में जीएस की एक अच्छी फैकल्टी के तौर पर काम कर रहे हैं और सर का बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। कैसे हैं आप? ठीक है। और मैंने 5 मिनट का कीमती समय आपका लिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आपने आमंत्रित किया क्लास में बच्चों से। अब आपको इमरान सर 5 मिनट के लिए, चूंकि ये आईपीएल की अगुवाई कर रहे हैं, आईपीएल को लीड कर रहे हैं, तो आईपीएल की अगुवाई कर रहे हैं, इसके बारे में आपको 5 मिनट के लिए बताएंगे। आप लोग शांतिपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले जोधपुर वालों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हो गई है पर्वत पीर सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब नई गंगा निकलनी चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं, मेरी कोशिश की जोधपुर की सूरत अब बदलनी चाहिए। और प्रयागराज की धरती से चलकर आज जोधपुर की धरती पर सिर्फ इसलिए आया हूं कि कुछ निर्मल सर की एक ऐसी मंशा रही जो आज से 4 साल पहले 4 नवंबर 2019 में एक शुरुआत की गई थी करंट अफेयर के रूप में, और जिसके माध्यम से न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे उत्तर भारत के बच्चों को अब करंट अफेयर का डर खत्म हो गया। करंट अफेयर में शानदार प्रदर्शन आप करके आ रहे हैं, लेकिन किसी भी परीक्षा की आप तैयारी करते हो, चाहे आप टीचिंग की, चाहे आगे चलकर किसी अन्य एग्जाम की, या आगे आरएस या यूपीएससी का एग्जाम करेंगे, तो समान अध्ययन आपके लिए बहुत मायने रखता है। वैसे तो समान अध्ययन के लिए आपके लिए सभी टीचर्स यहाँ लगे हैं, रेगुलर आप पढ़ाई करते हैं, लेकिन बैचेस की एक लिमिटेड सीमा होती है कि 6 महीने बैच किया, साल भर बैच किया। जब तक बैच करते हैं तब तक आपकी रेगुलरिटी बहुत शानदार रहती है, लेकिन बैच के बाद आपका रिदम टूटता है। यहाँ से जो पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा गया है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज तक, ये आपकी छवि वहाँ है कि राजस्थान, जयपुर और जोधपुर के बच्चे मेहनती बहुत हैं। यहाँ के टीचर जब हम लोगों के बीच जाते हैं तो आपकी तारीफ में एक शब्द वो बार बार कहते हैं कि हम लोग पूरे भारत में टहलकर पढ़ाते हैं, लेकिन जो जोधपुर और जयपुर के बच्चों की बैठकर पढ़ने की क्षमता है वो क्षमता किसी अन्य शहरों में नहीं है। तो इस बात के लिए सैल्यूट आप सभी लोगों के लिए कि इतने क्षमतावान हैं आप। लेकिन जहां अच्छाइयां होती हैं वहीं बुराइयां भी होती हैं, लेकिन एक कमी का संदेश भी प्रयागराज तक गया है और उसको दूर करना चाहूंगा मैं। दूसरा संदेश ये गया है कि मेहनती जो बच्चे बहुत होते हैं, 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करने की मादा होती, क्लास में एक साथ एक रिदम में 6 घंटे बच्चे बैठ लेते हैं। लेकिन दूसरी समस्या यह है कि जोधपुर और जयपुर के बच्चे पढ़ाई तब करते हैं जब परीक्षाएं बहुत नजदीक होती हैं, और यही सबसे बड़ी कमी है आपकी। क्योंकि ये खेल किसी भी सरकारी नौकरी का या किसी भी एग्जाम का, क्योंकि इसका नाम ही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा, ये एक दौड़ है, रेस है, कंपटीशन है, और रेस में जो सबसे आगे रहेगा और जितनी भर्तियां हैं वो आगे वाले लोग ले लिए जाएंगे और पीछे वाले लोग लौटा दिए जाएंगे। जो लौटा दिए गए इसका मतलब ये नहीं था कि वो योग्य नहीं थे, जो लौटा दिए गए उसका मतलब ये था कि वो रेस में आगे नहीं थे। और रेस में आगे रहने के लिए केवल 2 महीने पर्याप्त नहीं है, आपको अपने ये तरीके बदलने होंगे। अब आपको साल भर रेगुलरिटी के साथ पढ़ाई करना होगा। कब तक? तब तक जब तक कि आप चयनित नहीं हो जाते हैं। उसी मुहिम में अभी 17वें सत्र के आईपीएल का समापन हुआ। आप थोड़ा मायूस हुए, लेकिन उत्कर्ष आईपीएल की शुरुआत हुई और कल पहला मैच खेला गया। तो सबसे पहले बताएं इस क्लास में हैंड पुटअप करके कितने लोगों ने कल आईपीएल का पहला मैच खेला। तो शायद इस पूरे क्लास में मुट्ठी भर लोग हैं, और सिलेक्शन भी इतने का ही हो पाता है कई बार, लेकिन मेरी दुआएं तो यही है कि सब चयनित हों। तो मैं ये चाहूंगा कि आईपीएल का बहुत सारे लोग मैच नहीं खेल पाए, जिसकी 2 वजह हुई होंगी। बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं थी, बच्चों को जानकारी थी लेकिन पिच तक वो पहुंच नहीं पाए, उत्कर्ष ऐप के तक। तो मैं संक्षिप्त रूप में केवल 5 मिनट, क्योंकि बीच में क्लास चल रहा है, मैंने सर का क्लास भी डिस्टर्ब किया, 2 मिनट में आपको समझाना चाहूंगा कि निर्मल सर के प्रयास से एक आईपीएल की शुरुआत की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य है पूरे उत्तर भारत के भीतर एक दिवसीय परीक्षा से लेकर सिविल सेवा तक की परीक्षा की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं
उसका बैकबोन माना जाता है एनसीईआरटी। आपको सब ने बताया होगा, जिसकी एनसीईआरटी पर कमांड नहीं है 6 to 12 है, न तो एक दिवसीय परीक्षा में आपका जीएस मजबूत होगा, न ही सिविल सेवा में। और एनसीईआरटी आधारित डेली 20 क्वेश्चन का टेस्ट कराया जा रहा है, और इस टेस्ट में न केवल हिस्ट्री बल्कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के 20 क्वेश्चनों का टेस्ट हो रहा है। क्वेश्चन का आधार एनसीईआरटी जरूर है, लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि पिछले 25 सालों में जो प्रतियोगी परीक्षा में सवाल पूछे गए हैं उसको आधार बनाकर और भविष्य में जो संभावित क्वेश्चन है उसके आधार पर तैयारी कराई जाए। बच्चे जब 20 क्वेश्चन का टेस्ट दें तो सबसे पहले पूरे उत्तर भारत के बीच अपना मूल्यांकन करें, अभी हम कहाँ ठहर रहे हैं। हम अकेले क्लास में लगता है कि हम ही सबसे तेज है, हमारे आसपास कोई और नहीं है, पूरे प्रदेश भर में हम कहाँ हैं। दूसरी बात, 20 क्वेश्चन के टेस्ट में हमें क्या नहीं आता था, मेरी कमजोर पक्ष क्या है, तो 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने के लिए हम आपको साथ यूट्यूब पर लाइव आएंगे, लेकिन सॉल्यूशन 20 क्वेश्चन का कराएंगे, लेकिन सिखाएंगे कितना, कम से कम डेली 50 क्वेश्चन। और इस प्रकार से आईपीएल में हम सिखाने वाले हैं कि आगामी चाहे आप लोग टीचर्स की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की, आप जिस भी एग्जाम में 6 महीने बाद जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। आज मैं जोधपुर में इस क्लास में प्रॉमिस कर रहा हूं, हर एग्जाम में करंट अफेयर के जैसे कुमार गौरव सर की क्लास से अमूमन क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं, तो जीएस के कम से कम 30 से 40% क्वेश्चन केवल आईपीएल के सीरीज से होंगे, ये प्रॉमिस है मेरा आपसे। लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर वे में क्लास करना होगा। टाइमिंग मैंने इसीलिए रखी, जबकि मेरा यूपीएससी से लेकर यूपीपीसीएस तक क्लास होता है, आंसर राइटिंग बैच, फाउंडेशन बैच, लेकिन मेरी इच्छा थी कि हम लोगों का जो अनुभव है, जो ज्ञान है, जो हम लोगों ने अपने पूरे जीवन में सीखा है, उसका लाभ केवल सिविल सेवा के बच्चे न लें, बल्कि पूरे उत्तर भारत में जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर जीएस के रूप में उनकी थोड़ी भी मदद कर पाऊंगा तो शायद मैं अपना जीवन सार्थक समझ पाऊंगा। इसलिए मेरी भी इच्छा थी कि इस आईपीएल मैच को मैं खेलूं, मैं होस्ट करूं और मैं बच्चों को प्रैक्टिस कराऊं और निर्मल सर के सपनों को साकार करूं और जोधपुर से लेकर पूरे उत्तर भारत के बच्चों को लक्ष्य तक पहुंचाने में मैं मदद कर पाऊं। तो आज से क्या आप लोग आईपीएल मैच में जुड़ने वाले हैं? रात को 9 बजे ये मैच होगा। मैच कैसे खेलना है इसके लिए एक वीडियो आपके उत्कर्ष क्लासेस के मेन यूट्यूब चैनल पर मैंने परसों लॉन्चिंग के डे में बता दिया था, वहां जाकर आप देख सकते हैं कैसे हमें टेस्ट देना है। इसमें डेली 20 प्रश्नों का टेस्ट होगा, पूरा का पूरा समान अध्ययन होगा, स्टैटिक जीके भी होगा और करंट अफेयर भी होगा, और इसके माध्यम से डेली हम 50 क्वेश्चन नए भी सीखेंगे। तो इसमें डेली आप शामिल होइए, टेस्ट दीजिए। फिलहाल इसमें बहुत सारी पुरस्कार राशि है, पुरस्कार राशि आपको न मिल पाए तो मायूस नहीं होना है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आपकी जीएस की तैयारी को मजबूत करना है। और रेगुलर वे में ये चलेगा, मंडे टू फ्राइडे चलेगा। क्रिकेट के आईपीएल की तरह 2 महीने में आपको निराश करके नहीं जाएगा, ये हमेशा आईपीएल का मैच आपके साथ रहेगा और हर रोज 9 बजे मैं आपको मिलूंगा। और जब जब मुझे मौका मिलेगा मैं जोधपुर, जयपुर आऊंगा और आपके बीच ऑफलाइन भी आऊंगा। टेस्ट देने के बाद, करने के बाद मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी प्रोग्राम जब कोई मैनेजमेंट या कोई टीचर या कोई भी व्यक्ति शुरू करता है तो अपने हिसाब से बेस्ट पॉलिसी बनाता है, लेकिन पॉलिसी जिसके लिए बनाई गई है उनकी सहमति बहुत जरूरी है, उनकी राय बहुत जरूरी है कि सर हम लोग टेस्ट तो दे रहे हैं आईपीएल का, आईपीएल हम खेल भी रहे हैं, लेकिन आईपीएल में अगर ऐसा हो जाता हमारा और लाभ होता। आईपीएल में ये चैलेंजेस आ रहे हैं, प्लीज इस पे काम किया जाए। तो अपने सुझाव भी देते रहिएगा ताकि हम और नवाचार करते रहें और इस आईपीएल को मंच को इतना बड़ा मंच बनाया जाए। जैसे आईपीएल ने एक नया मंच दिया, आज भारत में बहुत सारे सितारे उभर के आए और इसी आईपीएल के माध्यम से पूरे उत्तर भारत में नए सितारे निकलकर बाहर आए और चयनित हों और अपने घर के सपनों को, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर पाएं। मेरा मानना है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है इतिहास में अब तक जो अंत तक लड़ा नहीं। तो लड़ने का मादा रखिए, हम सब मिलकर जरूर जीतेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ये गलती नहीं करेंगे 2 महीने वाली, 3 महीने वाली, वैकेंसी का इंतजार नहीं करेंगे। अगर तैयारी का मन बना लिया है तो लग जाइए पूरे जोश के साथ। जीवन एक बार मिला है, एक बार में सब कुछ झोंक दीजिए। घर वाले भी बार बार आपको अवसर देने वाले नहीं हैं। जो अवसर आपको मिला है, अपने पास जितनी क्षमता है, जब तक आप अपनी पूरी क्षमता नहीं झोंकेंगे अपनी इस तैयारी में, तब तक आप तैयारी का हिस्सा बन पाएंगे लेकिन नौकरी का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। और नौकरी का हिस्सा बनने के लिए लोगों से अलग काम करना होगा, तभी लोगों से अलग परिणाम आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आज से आप लोग सभी लोग आईपीएल सेशन में जुड़ेंगे और आज से आईपीएल खेलेंगे और निरंतरता के साथ खेलेंगे और अपने सुझाव यूट्यूब में कमेंट बॉक्स के माध्यम से देते रहेंगे। और मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा कि मैं पूरे उत्तर भारत के बच्चों को जीएस में एक बेहतर प्रदर्शन करा सकूं, उनके अंदर एक नया मोटिवेशन ला सकूं और जीएस की बेसिक से लेकर हाई लेवल तक की मैं चीज़ों को सिखा सकूं। और निसंदेह रूप से जब मानव चाहता है तो कर लेता है, क्योंकि मैं कहता हूं मानव जब जोर लगाता है ना तो पत्थर भी पानी बन जाता है। तो हम इधर से जोर लगाएंगे, आप उधर से जोर लगाएंगे, हमारी पूरी टीम जोर लगाएगी और हम जरूर जीत जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जोधपुर वालों, और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा सर का कि इस कीमती समय में मुझे 5 मिनट का समय दिया।
जिससे मैं अपनी बात आपके बीच आकर रख सका। ऑल द बेस्ट। दोबारा आऊं तो मुस्कुराते चेहरों के साथ आप मिलिए। वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। सर के लिए जोरदार तालियां। इतना मोटिवेशन इस 2 मिनट में, न केवल आईपीएल खेली है बल्कि इन्होंने जीवन जीने का तरीका भी आपको बताया है, पढ़ने का तरीका भी आपको बताया है। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से हमारे बीच में आते रहेंगे, बने रहेंगे, हमें मार्गदर्शन करते रहेंगे। आ जाइए सीसी पर। कहाँ चल रहे थे? सीसी। छोरा तेरे से शांत नहीं रहा जाता रे हैं? इनको शांत नहीं रहा जाता इनसे। अब गौरव वहां गर्मी में बैठा बैठा कह रहा है कि सर इतने कोट पहन रखे हैं, टाई लगा रखी है, गर्मी नहीं होती है। अरे तुझे क्या पता, हमारे यहाँ ऐसी लगी हुई है, हमें सर्दी लग रही है, गर्मी की कहां बात है अभी। चलिए, विद्यालयों में भी टीचर एग्जाम के चक्कर में या परफॉर्मेंस के चक्कर में फिर भी पढ़ाते हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी तो हो सकते हैं। देखिए, कोई भी कार्य होगा उसके साइड इफेक्ट निसंदेह होंगे, लेकिन अपने को उसकी नेगेटिविटी को दूर करना है। हम लोग किस लिए शिक्षक बन रहे हैं? देखो, शिक्षक बनने के बाद यदि हमने सोच लिया ऐसा, हाँ हाँ, आलेश मुझे कह रहा है कि एक लड़का लिख रहा है कि लड़का ये है, क्या लिख रहा है? ज्यादा लड़के ने लिखा है लव यू सर। क्या क्या हो गया है? हाँ, तो इसमें क्या बड़ी बात है? कोई लड़की लिखती तो फिर सोचने की बात थी। देखो इधर, हाँ, चलिए शुरू करें। आप वापस आ जाइए, अब अपने जुड़ जाइए ना। आप लोग बैठ जाइए। अब जब लड़कों में ही बैठना है तो क्या चूज करना है, कहीं भी बैठ जाइए। कहाँ चल रहे थे हम लोग? सीसी में चल रहे थे ना। और सीसीटी में एक तो था फॉर्मेटिव और एक था सबमेटिव। समझ में आ गया आपको? कुछ कुछ को 2 दिन बाद में समझ में आता है, घर जाने के बाद पता लगता है क्या कह गया वो। 3 टर्म में बांट दिया। प्रत्येक टर्म के अंत में क्या हो गया? ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे 3 लिख लिया आपने। फिर अब ये भी लिख लो नीचे अलग से। यहां तक 3 टर्म में बांट दिया आपने ना, ये चीज लिख ली है। फिर अलग से एक लाइन में लिखो, प्रत्येक टर्म के अंत में एक योगात्मक आकलन किया जाएगा। एक योगात्मक आकलन किया जाएगा। हो गया? अब नीचे ये लिख लिया अलग से, रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन। हाँ, मतलब रचनात्मक आकलन की एक लाइन लिख लेंगे। ये रचनात्मक आकलन ही अपने आप में सब हेडिंग है। रचनात्मक आकलन। फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं इसको इंग्लिश में। इसके आगे लिख लो, ये किसके लिए आकलन होता है? सीखने के लिए। सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? असेसमेंट फॉर लर्निंग।
फोर और ऑफ का अंतर होता है इन दोनों में। फॉर लर्निंग। हो जाएगा। अब इसमें एक लिख सकते हैं ना, इसका उद्देश्य कमियों का आकलन कर उसे सुधारना होता है। इसका उद्देश्य कमियों का, बालक की जो कमी रह रही है ना, आकलन कर उसे सुधारना होता है। होता है। फिर दूसरा लिख लो, ये योगात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट। योगात्मक आकलन। कृष्ण कुमार मुझे लगातार पूछ रहा है कि सीसी 2015 से शुरू हुआ या 16-17 से शुरू हुआ राजस्थान में। देखिए, इसे संपूर्ण राजस्थान में 2015-16 से शुरू कर दिया। उसके बाद में भी इसमें स्कूलें बढ़ती की जा रही है। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि इससे केवल उसी स्कूलों में चलाया गया जो स्कूलें या तो 1 से 10 तक चल रही थी या 1 से 12 तक चल रही थी। इसलिए जैसे जैसे स्कूल आगे 10 से 12 तक क्रमोन्नत होते गए, उन स्कूलों में इस सीसी को भी आगे लागू रखा गया। इसलिए आपको कई जगह ऐसा मिल जाएगा कि ये 2015-16-17 में चला है, 2015-16 से चला था और फिर हर साल इसमें स्कूलें बढ़ाई गई है। ये हो गया असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन। सीखने का आकलन। इसमें क्या लिख लोगे? लिखो, जिन आकलनों के अंक, जिन आकलनों के अंक बालक के अंतिम परिणाम में जोड़े जाते हैं, जिन आकलनों के अंक बालक के अंतिम परिणाम में जोड़े जाते हैं, जोड़े जाते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? प्रथम, द्वितीय और तृतीय परख, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा टेस्ट, और अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा। जैसे प्रथम, द्वितीय और तृतीय परख, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा। बताओ, प्री बोर्ड की परीक्षा समेटिव है या फॉर्मेटिव? हो गया क्या? बस ये कंप्लीट हो गया अपना काम। फिर थोड़ा और देखना है, सीसी पूरा नहीं हुआ अभी। 3 टर्म में विभाजित कर दिया हमने, और 3 टर्म में अलग अलग हमने फॉर्मेटिव और सबमेटिव असेसमेंट करवाते गए हम लोग। अब फॉर्मेटिव कितने होंगे ये ना फिक्स नहीं है। सबमेटिव तो फिक्स है अपने यहाँ। फॉर्मेटिव के लिए हम लोग बालकों की चेकलिस्ट बनाते हैं। चेकलिस्ट बनाने का मतलब ये कि एक चेकलिस्ट बनी हुई आती है, समय समय पर उस चेकलिस्ट को शिक्षक द्वारा भरा जाता है। चेकलिस्ट का मतलब एक लिस्ट आ गई, उसमें सवाल लिखे हुए हैं। बालक सीखने में कैसा है, बालक गतिविधि करने में कैसा है, क्या बालक दूसरे बालकों के साथ व्यवहार ठीक रखता है कि नहीं रखता है, क्या बालक गतिविधि में इंटरेस्ट लेता है कि नहीं लेता है। इस प्रकार के 10, 15, 20 सवाल होते हैं उसमें हाँ ना होता है।
हर 10 दिन 15 दिन बाद में वो हमें RSCRT तय करके देती है। एक शिक्षक एक चेकलिस्ट को उठाएगा और प्रत्येक बच्चे की एक एक चेकलिस्ट भरेगा कि ये बालक किस प्रकार का है। वो चेकलिस्ट भर ली, उसमें जिसमें यस आ गया वो तो ठीक है, जिसमें नो आया इसका मतलब है उनमें कमी रह रही है। फिर वो शिक्षक अगले 10-15 दिन में क्या करेगा, उन कमियों को सुधारने का प्रयास करेगा। यही फॉर्मेटिव असेसमेंट है। ये चेकलिस्ट आगे कहीं नहीं जुड़ेगी, यही क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फिर हम लोग उन बच्चों को लास्ट में एक होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड देते हैं। होलिस्टिक का मतलब होता है सर्वांगीण, बालक की सर्वांगीण प्रगति कैसे की है बालक ने, इसका एक प्रमाण पत्र देते हैं। इतना बड़ा होता है, आपने पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी का देखा होगा प्रमाण पत्र, लास्ट में फोल्ड किया होता है, जैसे कार्ड होता है ना शादी के, वैसे फोल्ड किया होता है, इतना बड़ा होता है। उसमें 3 भाग होते हैं, 3 भाग बन के आते हैं, एक ऐसे 1, एक ऐसे 2 और एक ऐसे 3। पहले वाले हमने 45% सिलेबस पढ़ाया, तब तक हमने 4-5 उनके फॉर्मेटिव असेसमेंट किए होंगे, मतलब अलग अलग चेकलिस्ट हमने भरी होगी प्रत्येक बालक की। उनका सिर्फ काम इतना था कि वो इसलिए भरें कि बालकों में कमी रह गई उनको सुधार कर दें। फिर टर्म के अंत में हमने उस समेटिव असेसमेंट वाले होलिस्टिक कार्ड को ऐसे 1 को भर लिया, मतलब उस एक चैप्टर को भर लिया। और भरने के बाद में हमने उनके घर वालों को बुलाया, PTM करवाई, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है ना, साल में करवानी होती है, 3 अनिवार्य होती है। प्रत्येक टर्म के अंत में बुलाया हमने, बच्चों की उस बच्चे की क्या क्या रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट हमने बच्चों को दिखाई, उस अभिभावकों को दिखाई, बच्चे को भी बताया और अभिभावकों को भी दिखाया। वो रिपोर्ट केवल अंकों के आधार पर नहीं होती है, उसमें अंक नहीं होते हैं, उसमें उसकी को करिकुलम एक्टिविटीज ज़्यादा होती है। फिर इसी तरह से हमने अगला टर्म चला दिया और अगले टर्म में भी हमने ये सेम प्रक्रिया अपनाई और लास्ट में हमने ऐसे 2 भर दिया, उसका मतलब उसके अनुसार रिपोर्ट भर दिया। फिर लास्ट में ऐसे 3 भर दिया और लास्ट में जाते हुए हमने रिपोर्ट कार्ड उस बालक को दे दिया। बताओ हमने 3 योगात्मक करवाए कि नहीं करवाए? पहले टर्म के हमने ऐसे 1 भरा, दूसरे का ऐसे 2 और फिर ऐसे 3 भर दिया। अब होता क्या है कि देख चेकलिस्ट और पोर्टफोलियो में क्या अंतर है। वैसे तो आपको वो ज़्यादा बताएंगे, अभी पोर्टफोलियो पर बहुत लंबी चर्चा करने वाले हैं। पोर्टफोलियो तो वह व्यक्तिगत फाइल होती है जिसमें बालक जो कुछ भी सीखता है उसका इंदराज किया जाता है, बालक जो कुछ भी सीख रहा है। और चेकलिस्ट केवल उसका एक पार्ट होती है, छोटा सा। चेकलिस्ट क्या होती है? एक पार्ट। चेकलिस्ट एक फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए पेपर, परीक्षक के हाथ में, शिक्षक के हाथ में एक पेपर होता है, उस पेपर के आधार पर वो पता लगाता है, इस चेकलिस्ट के आधार पर कि बालक में ये कमियां रही है या ये नहीं रही है। जैसे आप लोग क्या करेंगे, नौकरी लगेंगे ना, तो नौकरी लगने के बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे ना जब बोर्ड में, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो बोर्ड में सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे आप लोग। उन सभी डॉक्यूमेंट आपने लगाए कि नहीं लगाए, उसके लिए ऊपर ही ऊपर एक चेकलिस्ट देगा आपको बोर्ड। उसमें वो आपको टिक करना है कि क्या आपने 10वीं की मार्कशीट लगा दी है, हाँ, 12वीं की लगा दी है, हाँ। फिर वो परीक्षक जो चेक करेगा ना आपके, वो भी हाँ ना उसमें लगाता जाएगा, ताकि एक ही जगह से पता लग जाए कि इसमें कमियां क्या रही है। और फिर उन कमियों को आपको कह देगा कि इसको दुरुस्त कर लीजिए आप लोग। वो एक चेकलिस्ट है। तो प्रत्येक टर्म में ये काम हो जाएगा। इसके बाद में एक चीज और सामने निकल कर आती है। इस CCE के तहत हम लोग एक आकलन और करते हैं, वो होता है BLA, बेस लाइन असेसमेंट। क्या होता है? बेस लाइन असेसमेंट। हिंदी में बोलेंगे इसे हम आधार रेखा आकलन, मतलब बेस लाइन असेसमेंट। क्या होता है बेस लाइन असेसमेंट? कब किया जाता है? कब किया जाता है? ये प्रारंभ में किया जाता है। मैं कहूं ये सत्र के प्रारंभ में किया जाता है, पर प्रथम सप्ताह में किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षक के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? तो ध्यान रखना है, शिक्षण के दौरान किया जाता है। कब किया जाता है? और बेसलाइन असेसमेंट करते हुए बालकों को कक्षा के 2 समूह बनाए जाते हैं। एक होता है ग्रुप A और दूसरा होता है ग्रुप B, मतलब समूह 1 और समूह 2। 2 समूह बनाए जाते हैं। समूह 1 में उन बालकों को नाम लिखा जाता है जो बालक, या ग्रुप A में उन बालकों को रखा जाता है जो कक्षा स्तर की दक्षता रखते हैं, दक्षता रखते हैं। इसमें उन बालकों के नाम लिखे जाते हैं जो कक्षा स्तर से न्यून दक्षता रखते हैं, न्यून दक्षता रखते हैं।
इसका मतलब क्या हो गया? मान लीजिए आप लोग 5वीं क्लास के क्लास टीचर है, आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं। जैसे ही 5वीं क्लास शुरू हुई, शुरू होते ही प्रथम सप्ताह में आप लोग बालकों का एक आकलन करने वाले हैं, मतलब एक परीक्षा करने वाले हैं। लेकिन बालकों को पता नहीं चलना है कि उनकी परीक्षा चल रही है, नहीं तो 5वीं शुरू होते ही आपने परीक्षा लेना शुरू कर दी, बच्चे भाग जाएंगे। वो कहेंगे शुरू में क्या परीक्षा लगा दी, अभी हमने पढ़ाई क्या है। आपको आकलन करना है, किसके आधार पर करना है? शिक्षण के आधार, शिक्षण के दौरान करना है, मतलब पढ़ाते पढ़ाते, बालकों से बातचीत करते करते, उन्हें पूछते पूछते। अब मुझे बताइए, उन्हें पूछते पूछते आप लोग आकलन कर रहे हैं, तो आकलन यही तो करेंगे ना कि उस बालक ने पिछली कक्षा में क्या सीखा है, इस बात का ही तो कर रहे होंगे ना। क्या उस बालक ने 5वीं क्लास में आके कुछ सीख लिया है क्या? अभी भाई 5वीं क्लास में बालक आया ही तो कुछ नहीं सीखा। इसका मतलब बेसलाइन असेसमेंट में आकलन किया जाता है पिछली क्लास का। अब उसने पिछली क्लास का आपको आकलन करना है, उसे पूछना है कि कितना पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा, कितना याद है इसे, क्या क्या याद है, क्या कुल मिला के आपको पता यह लगाना होता है कि क्या ये बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ने लायक है या नहीं। यदि आपको लग जाए, प्रत्येक बच्चे का करना है, यदि आपको लग जाए कि बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ने लायक है, उस बच्चे को तो आपने पेन ले रखा है, लिस्ट बना रखी है, एक तरफ ग्रुप ए, एक तरफ ग्रुप बी, आपने उसको किस में रख देना है? ग्रुप ए में रख देना है। अब कई बार आपको ऐसा भी तो लगता है ना कि यार बच्चा है तो 5वीं क्लास में, लेकिन इतना इंटेलिजेंट है कि बच्चा 7वीं क्लास में भी पढ़ सकता है। कोई लेना देना नहीं है आपको, आगे चाहे कितना ही इंटेलिजेंट लगे आपको, उसमें आपको सिर्फ नाम लिख देना है बच्चों को। लेकिन जब आप इधर आओ बिग ग्रुप में, आपको कई बार बच्चे से पूछते पूछते ऐसा लगे ना, आप लोग जल्लाहट या खीज उत्पन्न करते हुए कभी कहेंगे भी बच्चों को कि यार तुझे किसने बिठा दिया 5वीं क्लास में, तुझे दूसरी क्लास में होना चाहिए, तुझे पहली क्लास में होना चाहिए। इसका मतलब है कि उस बच्चे की जो दक्षता है ना, वो उसके कक्षा स्तर की नहीं है, उसकी जो दक्षता है वो दक्षता कक्षा स्तर से नीचे की है। अब जब नीचे की है तो आप लोग उस बालक को नीचे वाले इस बी ग्रुप में लिखेंगे। ऐसे बालक 30 में से मान लीजिए आपके पास 10 बालक मिल गए जिनके कक्षा स्तर से नीचे की दक्षता है, आपको लगा कि ये 5वीं में नहीं होने चाहिए, कोई बालक लगा तीसरी का, कोई बालक चौथी का, दूसरी का, उनके नाम लिख दिए। लेकिन उनमें जरूरी है कि उन बालकों के भी आप लोग आगे कक्षा स्तर जरूर लिखेंगे। यदि आपको लगे कि ये बालक पहली क्लास में पढ़ने लायक है तो उसके आगे लिखोगे पहली क्लास, यदि आपको लगे दूसरी क्लास में पढ़ने लायक है तो उसके आगे क्या लिखोगे? दूसरी क्लास। बात समझ पा रहे हैं? तो 2 ग्रुपों में बांट लिया कि नहीं बांट लिया आपने बीएलए के दौरान, और कक्षा स्तर की दक्षता रखते हैं और कक्षा स्तर से न्यून दक्षता रखते हैं। अच्छा मुझे बताओ, ये जो बेस लाइन असेसमेंट होता है, ये बेस लाइन असेसमेंट होता है, ये कौन सी क्लास से शुरू होता है? पहली से चलेगा तो 5वीं तक, कहां से शुरू होगा? आप सोच के देखो, क्या पहली क्लास का बेसलाइन असेसमेंट कर सकते हैं क्या आप लोग? क्या वो पिछली क्लास में कुछ सीख के आया है क्या? मतलब वो तो एडमिशन ही अभी ले रहा है। इसका मतलब बेसलाइन असेसमेंट कब से शुरू होता है? क्लास 2 से शुरू होता है। देखिए आकलन शुरू हो जाता है क्लास 1 से, है ना, लेकिन बेसलाइन असेसमेंट क्लास 2 से। और आपको बताऊं तो अब जो नई शिक्षा नीति आई है ना, नई शिक्षा नीति, उस नई शिक्षा नीति ने कहा कि आकलन तीसरी क्लास से शुरू करना है। अब हम लोग दूसरी क्लास तक किसी प्रकार का कोई आकलन नहीं करेंगे, बच्चों को केवल पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। क्या नहीं करेंगे? कौन सा आकलन? समेटिव असेसमेंट नहीं करेंगे हम लोग। आकलन का मतलब क्या हो गया? नई शिक्षा नीति कहती है कि समेटिव आकलन पहली दूसरी का तो होगा ही नहीं, बंद हो गया मामला, अब केवल तीसरी का होगा। फिर ये जो इधर आपने लिखा है ना, ये किस लिए लिखा है? अब मान लीजिए आपकी क्लास में 30 बच्चे थे, उनमें से 20 बच्चों का नाम तो इधर आ गया और 10 बच्चों का नाम इधर आया। उनमें से भी तो अलग अलग आए हैं ना, इनमें से भी 3 बच्चे पहली क्लास के, 2 बच्चे दूसरी क्लास के लेवल के, चौथी क्लास के लेवल के, तीसरी क्लास के लेवल के। अब आपको ये नहीं करना है कि उन बच्चों का आप नाम ले, बोले मैं बोल रहा हूं वो खड़े हो जाओ और ये 3 बच्चे चले जाओ पहली क्लास में, ये जाओ दूसरी क्लास में, भेजना नहीं है। बच्चों को इस बात का पता नहीं लगना है कि मैं कमजोर हूं, नहीं तो बच्चा डिप्रेशन में आएगा। बच्चे को पता नहीं लगना चाहिए कि बच्चा कि मैं कमजोर हूं। आप सोच के देखो, हम जब स्कूलों में पढ़ा करते थे तो एक गवर्नमेंट स्कूल की एक थ्योरी रहा करती थी, मैं कहूँ प्राइवेट की भी शायद वही थी, एक थ्योरी थी कि जो बच्चा कमजोर होता था उसको सब लोग हेय दृष्टि से देखते थे। एक बार बच्चे को कह दिया ना कि कमजोर है, उसके बाद बच्चा ये नहीं समझ पाता था कि भाई मैं पढ़ के मेहनत करके आगे चला जाऊंगा, उसको लगता था कि मैं कमजोर रहूंगा, मैं कमजोर ही पैदा हुआ हूं, मुझे भगवान ने कमजोर ही बनाया है, मैं कमजोर होशियार हो सकता है कि उसके दिमाग में नहीं आया, इसलिए वो हमेशा ही क्या बना रहा? कमजोर। कभी उसने प्रयास किया ही नहीं, उसको किसी ने मोटिवेट किया ही नहीं। अब ये कह रहा है सीसी में बालक को पता नहीं लगना है कि बालक कौन सी लेवल का। आपको ये नहीं कहना है बच्चे को जाके तुझे किसने बिठाया है 5वीं में, तो दूसरे में पढ़ने लायक है, नहीं कहना है, ध्यान है।
लेकिन आपको जरूर कार्य करना है, आपको अपनी क्लास में ही रखना है उनको। अब जो एक टर्म में आप पढ़ाओगे, मतलब 3 महीने पढ़ा रहे हो कि नहीं पढ़ा रहे हो, उस 3 महीने में आप लोग ये प्रयास करोगे कि जो बच्चा कक्षा स्तर से न्यून दक्षता का है वो एक क्लास ऊपर आ जाए। कागजों में नहीं, हकीकत में, नॉलेज में। उन बच्चों को, प्रत्येक बच्चे को उस हिसाब से पढ़ाओगे कि एक एक लेवल क्या हो जाए, ऊपर आ जाए। तो एक टर्म में एक लेवल आएगा, दूसरे टर्म में एक लेवल आएगा, इस तरह से वो धीरे धीरे, मुझे बताइए, अपने कक्षा स्तर तक पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं करना है कि आपको जैसे पहली क्लास में पढ़ने लायक बच्चा है, 5वीं में पढ़ रहा है, लेवल 1 में आपने डाल रखा है उसको, फिर एक टर्म में आपने उसको पढ़ाया और सीधे कहाँ ले गए, पांचवी क्लास 5वीं के लेवल में लगे। नहीं तो आपको विभाग ढूंढेगा कि यार ये इतना इंटेलेक्चुअल कौन है, ये जादू मंत्र करके सिखाता है क्या। बच्चा जो एक लेवल का था 3 महीने में कहां पहुंच गया, 5वें लेवल का। तो एक बार में कितना लेवल बढ़ाना है, लिखो। लिखो, आधार रेखा आकलन। आधार रेखा आकलन। आधार रेखा आकलन। BLA, बेसलाइन असेसमेंट है ना। लिखो, ये सत्र के प्रारंभ में, ये सत्र के प्रारंभ में ये सत्र के प्रारंभ में शिक्षण के दौरान किया जाने वाला आकलन है। जिसमें शिक्षण के दौरान किया जाने वाला आकलन है जिसमें बालकों के 2 समूह बनाए जाते हैं, जिसमें बालकों के 2 समूह बनाए जाते हैं। समूह मतलब ग्रुप। लिख लो, समूह ए या ग्रुप ए। BA और BSTC एक साथ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ऐसे सवाल बहुत आते हैं ना, लोगों को समझ में आ नहीं रही ये चीज़ें। देखिए, पहली बात ध्यान दीजिए, अभी वर्तमान में ना 2 डिग्री एक साथ मान्य है। वर्तमान में 2 डिग्री एक साथ, आगे सरकार बदल दे इसका पता नहीं है, लेकिन एक डिग्री पत्राचार से होनी चाहिए या आपकी प्राइवेट होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं ना। 1 डिग्री कैसी होनी चाहिए, पत्राचार या प्राइवेट से होनी चाहिए। परीक्षा की तिथियां टकरानी नहीं चाहिए, कई सारे नियम होते हैं, इसलिए इसको मान्य वर्तमान में कर रखा है। पिछले दिनों आरपीएससी में एक केस हुआ था, तो आरपीएससी ने इसको मान्य किया था, आरपीएससी ने इसको मान्य कर दिया था। अब ये कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है यदि आपने एक साथ दोनों डिग्रियां कर रखी है, दोनों रेगुलर कर रखी है। देखिए, मैं आपको एक बात गांठ बांध के देख लीजिएगा, बच्चों को पता नहीं कितना डर लगता है। शिक्षा हमारा अधिकार है, शिक्षा लेना अपराध नहीं है, शिक्षा लेना अपराध नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जेल में नहीं डालेंगे कि आपने 2 डिग्री रेगुलर क्यों की। शिक्षा लेना अपराध नहीं है, ध्यान रखना है। वो आपको ऑप्शन देंगे कि आप इनमें से कौन सी डिग्री काम में लेना चाहोगे। एक साथ में काम केवल कौन सी आएगी, एक ही आएगी, वो आपको ऑप्शन देंगे। इसलिए इन चीजों के लिए निश्चिंत रहिए कि यदि आपने 2 डिग्री साथ कर ली है तो आप लोगों ने कोई अपराध कर बैठे हैं क्या। आप लोगों ने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है।
यदि आपने बीएसटीसी और बीए एक साथ कर लिए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ले जाना ही नहीं है बीए। किस काम की है वहां बीए? आपने कुछ भी कर रखा हो, पीएचडी कर रखी हो, कोई लेना देना नहीं, उनको उनके पात्रता वाले डॉक्यूमेंट दे दीजिए कि आपने 12वीं पास कर रखी है, आपने बीएसटीसी कर रखी है, उसके डिग्री दे दीजिए, आगे कुछ भी नहीं देना है। फिर बच्चों को लगता है कि यार फिर बाकी वाले तो हमने झूठी पढ़ाई की है, काम कहाँ आएगी। जैसे ही आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आ गए, उसके बाद आप स्कूल में आके ज्वाइनिंग की, स्कूल में आके ज्वाइनिंग करने के बाद कभी भी आप एक एप्लीकेशन दोगे अपने पीओ साहब को, और अपने जितने भी आपने एडिशनल जितनी भी प्रकार की शिक्षा ली है वो सारी डिग्रियां उसमें ऐड करवा दोगे, वो सब ऐड हो जाएगी। डीओ साहब, वो पीओ साहब एक लेटर लिख देंगे डीओ साहब को, आपके नियुक्ति अधिकारी को, नियुक्ति अधिकारी के पास एक फोटोकॉपी भेज देंगे, वहां से स्वीकृत होकर आ जाएगी और आपकी वो एड मानी जाएगी। तो फिर वो आगे प्रमोशन में आपके काम आती रहेगी। उस टाइम में ज़्यादा लोड नहीं लेना होता है। और मैं कहूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का तो बिल्कुल लोड तो लेना रखना होता है, ऐसी बात नहीं है लोड नहीं रखना होता है, लोड तो रखना होता है, लेकिन कुछ लोग नहीं रखते हैं। आपके सामने एक उदाहरण बताऊं, मैं उदाहरण पेश करूं, किसी को डर लगता है ना इतना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। ईश्वर सर आ रहे हैं ना टीचिंग मेथड करवाने के लिए, हम दोनों प्रयागराज में पढ़ा रहे थे पिछली बार गर्मियों की छुट्टियों में। ये वहाँ टीचिंग मेथड में आईसीटी वगैरह पढ़ा रहे थे, मैं वहाँ साइकोलॉजी नहीं स्कूल मैनेजमेंट में चल रहा था। इनका पिछली बार ग्रेड 3 में मैथमेटिक्स से नंबर आया, तो हम वहीं थे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की हमने डेट 2-1 दिन बची थी, 2-3 दिन बची थी, तो मैं गांव आ रहा था, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, मैं आपके अपलोड करवा दूंगा, आप क्यों घबरा रहे हो यार, आपके वेरिफिकेशन में करवा दूंगा। तो फिर उन्होंने कहा नहीं यार मैं चल लेता हूँ यार, हो सकता है मुझे लगता है इनको डाउट हुआ कहीं, तो ये भी मेरे साथ आ लिए। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे आज हम लोग शाम को पहुंचे, कल का एक हमारे पास में दिन और परसों हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनके आके देखा इन्होंने शाम को 11 बजे से, तो इन्होंने कहा मेरी डॉक्यूमेंट वाली फाइल नहीं है, जितने पूरे डॉक्यूमेंट थे ना, इससे पहले वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आए थे, एक एलडीसी में लगे थे, तो वो करवा के आए, तो कहा फाइल नहीं है, कहीं गायब हो गई, रखी हुई थी कहीं, उन्होंने प्लेट ले रखा था, उस प्लेट में रखी हुई थी, कह रहे हैं यार मैंने यही रखी है, गायब हो गई। अब थोड़े से मेरे से जूनियर रह गए, तो फिर उन्होंने कहा यार डायरेक्ट तो कैसे बताऊं यार इस आदमी को, नहीं तो ये भयंकर गालियां देगा कि यार तुझे शर्म नहीं आ रही, तो तेरी फाइल की ध्यान नहीं रख रहा है तू। तो फिर उन्होंने किसी के थ्रू ये कहा कि यार ऐसा हो गया। मैंने कहा अब तो बात तो सीरियसली है, लेकिन सीरियस लेना नहीं है। फिर अगले दिन में एक जयपुर चला गया, एक अजमेर चला गया, जहाँ जहाँ इन्होंने यूनिवर्सिटी से कुछ कर रखा था, बोर्ड से कुछ कर रखा था, उनकी डुप्लीकेट मार्कशीट निकलवा ली, डिग्री विग्री आई जितनी निकली उतनी निकलवा ली, जितना कुछ बना उतना बनवा लिया, एक 10वीं की निकलवा ली, एक 12वीं की हो गई, एक बीए की हमें मार्कशीट मिल गई। फिर उस टाइम में अध्यक्ष बने ही थे निर्मल चौधरी, तो ये उस टाइम में इनको कह के वहाँ से एक डिग्री निकलवा ली। ये थोड़ा बहुत 1-2 काम करके जितना हो सका उतना बन गया, और फिर हमने एक 50 रुपये का स्टाम्प लिखवाया, हमारी फाइल गम चुकी है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है गुम हो गई है फाइल, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास ये है, हम अगले 15 दिन में या जितने भी समय आप दो उस समय में हम अपने डॉक्यूमेंट पेश कर देंगे। उन्होंने कहा कोई नहीं, कोई एक भी डॉक्यूमेंट नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर उन्होंने हमें टाइम दिया, फिर हमने जितने सारे डॉक्यूमेंट थे वो सारे डुप्लीकेट निकलवा के और फिर विभाग को जमा करवा दिया, इन्होंने ज्वाइनिंग कर ली। इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है नौकरी लगना। आदमी जिंदा रहना चाहिए, लगने वाला यदि मर गया तो फिर नौकरी नहीं मिलेगी। बात समझ पा रहे हैं ना आप लोग? इसका मतलब दस्तावेज, उस टाइम में 10 स्टूडेंट इतने परेशान होते हैं कि अब ये नहीं है, वो नहीं है, एक चरित्र नहीं बना, ये नहीं बन, क्या हो जाएगा। अगला जो आपको नौकरी दे रहा है ना, नियुक्ति दे रहा है, वो आपसे ये अपेक्षा कर रहा है कि आप वही आदमी है जो नौकरी लगे हैं, वही आदमी है जो नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए उनको आपकी जरूरत है, क्योंकि आप विभाग में आप काम करोगे। अपने को तो लग रहा है उनको जरूरत नहीं है, सरकार को अपनी जरूरत रहती है, इसलिए सरकार हमारा सहयोग करती है। वो कहती है कि आप घबराओ मत, आपको ये इतना टाइम दिया जाता है, आप ये काम करवा के ले आओ, फिर भी नहीं हुआ और टाइम ले लो, सरकार आपको और टाइम ले, लेकिन आप खुद उपस्थित हो जाओ, आप खुद दस्तावेज से कम नहीं है। तो इन चीजों की चिंता नहीं करनी होती है ना, पढ़ने की चिंता करनी होती है, नौकरी लगे कि नहीं लगे इसकी चिंता करनी है। लिख दिया ग्रुप ए। ग्रुप ए में क्या लिखा है? सेम लिख दो, जो कक्षा स्तर की दक्षता रखते हैं, जो कक्षा स्तर से न्यून दक्षता रखते हैं। हो गया? फिर नेक्स्ट लाइन में ये लिख लो, बीएलए कक्षा 2 से शुरू होता है,
BLA कक्षा 2 से शुरू होता है। BLA कक्षा 2 से शुरू होता है। आगे बढ़ो। ये तो बेसलाइन असेसमेंट है, इसमें 2 समूह बनाए जाते हैं। फिर जब वर्ष के अंत में बालक का परिणाम दिया जाता है तो आपको पता हो तो CC पद्धति में हम लोग अंक नहीं देते हैं, उसे ग्रेड देते हैं ना। कितने ग्रेड देते हैं? A1 A2 B1 B2 C1 C2 D E। यह सेंटर की CC में चल रहा है। अपने यहां 3 ही ग्रेड देते हैं, A B और C। अपने यहां कितने ग्रेड देते हैं? इसलिए आपको वो माथाफोड़ी यहां पर नहीं करनी है। A1 A2 B1 B2। यहां पर कितने ग्रेड देते हैं हम लोग? 3, A B और C। लिखो, लाइन बदल के लिखो। लिखो, वर्ष के अंत में हाँ, वर्ष के अंत में क्या लिखा आपने? वर्ष के अंत में लिखा ना। वर्ष के अंत में क्या करेंगे? सुसाइड, रिजल्ट देंगे, है ना। लिखो, वर्ष के अंत में बालकों की, वर्ष के अंत में बालकों की शैक्षिक उपलब्धि को दर्ज करने के लिए 3 ग्रेड प्रदान किए जाते हैं। 3 ग्रेड प्रदान किए जाते हैं। तीन ग्रेड प्रदान किए जाते हैं। लिखो, ग्रेड 1 नंबर लगा के ग्रेड A कौन होंगे इसमें? A ग्रेड किसको देंगे? लिखो, जो बालक स्वतंत्र रूप से सीख सकता है, जो बालक स्वतंत्र रूप से सीख सकता है। ग्रेड B किसे देंगे? जो बालक शिक्षक की सहायता से सीखते हैं, से सीखता है, ऐसे लिख लो। और C किसको देंगे? जिसे सीखने के लिए शिक्षक की विशेष मदद की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है।
विशेष मदद की आवश्यकता होती है। हो गया? मतलब एक ग्रेड तो केवल उस बालक को देंगे, जैसे बालक स्कूल आया, स्कूल में उसको एबीएल कक्ष में डाल दिया, एबीएल कक्ष में शिक्षक आराम से बैठे हैं, लेकिन वो बालक एबीएल किट के माध्यम से इतनी गतिविधियां करता है, वो नई चीज सीख के जाता है। बताओ ऐसे बालकों के लिए टीचर की जरूरत होगी क्या? ऐसे बालकों के लिए यदि भविष्य में इस प्रकार का शिक्षण आता है तो ऐसे बालकों को टीचर की जरूरत ही नहीं है, बिना टीचर के ही वो स्कूल में जाके सीख के आ जाएंगे। उन बालकों को तो हम लोग देंगे ए ग्रेड। फिर जिन बालकों को, जो बालक आया यदि उसको शिक्षक नहीं मिला तो कल जो उसे समस्या आ रही थी ना, वही समस्या उसे आ जाएगी। वो बालक उसका समाधान नहीं कर पाएगा, वो जैसे आया था ना वैसे ही वापस चला जाएगा। जितना वो रिवीजन कर जाएगा, सिर्फ जितना पीछे सीखा हुआ है। नई एक्टिविटी करने के लिए उसे थोड़े से किसकी जरूरत होगी? शिक्षक के सहारे की जरूरत होगी। फिर तीसरा प्रकार का वो बालक होता है जिस बालक को आपने सिखाया कि बेटा देख 4 और 4 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। बेटा देख 4 और 4 कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितनी बार? 5 बार सिखा दिया। उसके बाद उस बच्चे को आपने कहा कि बेटा बता 4 और 4 कितने होते हैं, तो वो बच्चा कहेगा 4 1 2 3 5 7। फिर आपने उसको सिखाया बेटा देख ये 1 2 3 4, ये 5 6 7 8। हाँ वो कहेगा हाँ। अब बता बेटा 4 और 4 कितने होते हैं? वो कहेगा 1 2 3 और 9। हाँ। ऐसे बच्चे कौन होंगे? सी ग्रेड में आएंगे। फेल नहीं करना है। जिसे सीखने के लिए शिक्षक की विशेष मदद की आवश्यकता होती है। विशेष मदद की केवल ये 3 ही ग्रेड हमने राजस्थान में बालकों को दिए जाते हैं, ध्यान रहेगा। अब हेडिंग लगाओ SIQE का संचालन, या सॉरी इसका एक ध्येय वाक्य और लिख लो, स्लोगन और लिख लो। CC का हम लोग स्लोगन लिख रहे हैं ना, एक स्लोगन लिखा था सभी बालक सीख सकते हैं। SIQE का मान लो चाहे CCE का मान लो, वास्तव में तो CCE में आया था ये। CCE का एक स्लोगन था सभी बालक सीख सकते हैं एवं सभी शिक्षक सिखा सकते हैं। मतलब प्रत्येक बालक पढ़ सकता है और प्रत्येक शिक्षक पढ़ा सकता है। ये लिखा हुआ सभी बालक सीख सकते हैं, सभी शिक्षक सिखा सकते हैं। BA फाइनल और DLED फर्स्ट ईयर दोनों रेगुलर किए तो रिपीट करना, बिल्कुल रिपीट करना पड़ेगा आपको। दोबारा से BA करनी पड़ेगी यदि रेगुलर तो। हो गया? अब ध्यान से सुनिए। आज तो अभी आपकी क्लास 2 बजे से ही है। कल आपको मॉर्निंग टाइम की छुट्टी रहेगी सभी बैचों को। इवनिंग टाइम में आपकी 3 बजे से क्लास होगी। कल की बात बता रहा हूं मैं। कब की? कल की। कल यहाँ कोई बड़ा सेमिनार आयोजित होने वाला है, बड़े लोग आने वाले हैं, इसलिए आपको कल कपड़े धोने के लिए छुट्टी दी गई है। और कल कितने बजे से? 3 बजे से। और आज आपकी क्लास 12:15 एंड की जानी है, 12:15 पर, और 2 बजे वापस आना है। आज का टाइम तो सेम है, 3 से 8। कल 3 से 8 होगी।